चैप्टर 21। दोनों इतने व्यस्त थे कि उन्हें अगले भोजन तक का इंतजार करना पड़ा। बहन, सीनियर अर्जुन कपूर, मैं लगभग आप दोनों से धोखा खा गई थी। तुमने कहा था कि तुम दोनों सिर्फ साधारण दोस्त हो, लेकिन मुझे पता चल गया। दया पटेल रसोई के दरवाजे के सामने खड़ी थी, बड़ी आंखों से घूरती हुई और एक आत्मसंतुष्ट भाव के साथ। वह भी अभी पाम मेडोज विला लौटी थी और रसोई में कुछ शोर सुना, इसलिए वह देखने आई। अनपेक्षित रूप से उसने अपनी बहन ईशा पटेल को अपनी चॉपस्टिक से अर्जुन कपूर को खिलाते हुए देखा। दया पटेल अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। अपनी बहन के व्यक्तित्व के साथ, अगर वे साधारण दोस्त होते तो वह ऐसा कभी नहीं करती अगर उसके मन में उनके लिए कोई अच्छी भावनाएं नहीं होती। वह अर्जुन कपूर दोनों हाथों से लॉबस्टर संभाल रहे थे, जो असुविधाजनक था, इसलिए मैंने उन्हें खिलाया। ईशा पटेल सूखी खांसी के साथ बोली और समझाया। बहन, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ। दया पटेल रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई, फिर उसने खुद को उन दोनों को निजी जगह देने के लिए पहल की। कैसा स्वाद है? ईशा पटेल ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन कपूर को अपनी बनाई पहली डिश का स्वाद लेते हुए देखा। ठीक है, मैंने इतने दिनों से खाना नहीं बनाया है। इस तरह पहली डिश बनाना बहुत अच्छा है। ईशा पटेल के उत्सुक भाव को देखकर अर्जुन कपूर ने शिकायत करने के विचार को दबा दिया। सच में? ईशा पटेल तुरंत उत्साहित हो गई, इसलिए वह जल्दी से दूसरी डिश बनाने लगी। अर्जुन कपूर का लॉबस्टर लगभग बन गया था और टाइफून शेल्टर लॉबस्टर आधिकारिक तौर पर पकाया जा सकता था। आधे घंटे से भी ज्यादा देर बाद अर्जुन कपूर और ईशा पटेल दोनों दो डिशें लेकर रसोई से बाहर आए। वाह! दया पटेल कोशिश करने के लिए उत्सुक थी। मेंग मेंग, अंदाजा लगाओ कि कौन सी 2 डिशें मैंने बनाई हैं और कौन सी 2 डिशें अर्जुन कपूर ने बनाई हैं। ईशा पटेल ने कहा। ठीक है। दया पटेल ने चॉपस्टिक्स उठाई, कई डिशों का स्वाद लिया और तुरंत अपना फैसला सुनाया और सभी का सही अनुमान लगाया। मेंग मेंग, तुमने इतनी सटीकता से कैसे अनुमान लगाया? ईशा पटेल ने आश्चर्य से पूछा। बहन, इन 4 डिशों में से 2 का स्वाद बहुत औसत था, लगभग मेरे जैसा, और बाकी 2 बस सबसे अच्छे टाइफून शेल्टर लॉबस्टर और कोक चिकन विंग्स थे जो मैंने कभी खाए हैं। दया पटेल ने कहा। यह बताना बहुत आसान था। क्या इतना बड़ा अंतर है? ईशा पटेल ने आश्चर्य से चॉपस्टिक्स उठाईं और उनका भी स्वाद लिया। उसने पहले अपनी बनाई 2 डिशों का स्वाद लिया। खैर, ज्यादा अच्छा नहीं, बस खाने लायक। नतीजतन जब उसने अर्जुन कपूर द्वारा बनाए गए टाइफून शेल्टर लॉबस्टर की एक चॉपस्टिक का स्वाद चखा तो उसका भाव तुरंत फीका पड़ गया। अर्जुन कपूर, क्या आप खाना बनाने में इतने अच्छे हैं? ईशा पटेल ने अपनी खूबसूरत आंखों से अर्जुन कपूर को देखा, बेहद आश्चर्यचकित। बस ठीक है, अर्जुन कपूर ने विनम्रता से कहा। उसने अभी अभी रसोई में इसका स्वाद चखा था। ये वास्तव में सिस्टम द्वारा दिया गया एक शीर्ष कौशल था और यह गंगा व्यू मंडप के सर्वश्रेष्ठ शेफ को भी हरा सकता था। अर्जुन कपूर, आप बहुत अच्छे हैं। ईशा पटेल ने अर्जुन कपूर को बहुत प्रशंसा से देखा। अर्जुन कपूर इतने कम उम्र के थे, लेकिन उनके पास खाना बनाने का इतना अद्भुत कौशल था। भविष्य में जो भी अर्जुन कपूर से शादी करेगा वह बहुत अच्छा समय बिताएगा। अनजाने में ईशा पटेल के दिल में अर्जुन कपूर का दर्जा फिर से बढ़ गया। ईशा पटेल के घर पर खाना खाने के बाद अर्जुन कपूर थोड़ी देर बाद चला गया। अगली सुबह सिस्टम की आवाज आई। डिंग! संबंध विच्छेद के 5वें दिन वर्धमान एम्पोरियम का 100% स्वामित्व इनाम। क्या वर्धमान एम्पोरियम? आज सिस्टम का इनाम अर्जुन कपूर की उम्मीदों से परे था। वर्धमान एम्पोरियम मुंबई के शीर्ष शॉपिंग सेंटरों में से एक, कई अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी सामानों को इकट्ठा करता है और मुंबई में प्रसिद्ध है। अनपेक्षित रूप से इस बार सिस्टम ने वास्तव में पूरे वर्धमान एम्पोरियम को उसे दे दिया। वर्धमान एम्पोरियम का मूल्य लगभग 1.4 बिलियन या 1.5 बिलियन होना चाहिए। एक पल में अर्जुन कपूर की कुल संपत्ति न केवल 5 बिलियन से अधिक हो गई, बल्कि एक आश्चर्यजनक 6 बिलियन को भी पार कर गई। 5 दिनों में उसकी कुल संपत्ति 6 बिलियन से अधिक हो गई। ये गति बस अद्भुत है। अर्जुन कपूर के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। अगर वह इसी गति से जारी रखता है तो ज्यादा से ज्यादा 4 दिनों में उसकी कुल संपत्ति 10 बिलियन से अधिक हो जाएगी और वह एक अरबपति बन जाएगा। उस समय वह मुंबई के बड़े आदमियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा और मुंबई का सबसे कम उम्र का अरबपति बन जाएगा। इसके बारे में सोचते ही अर्जुन कपूर उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। अर्जुन कपूर के अनुमान के अनुसार कपूर परिवार की सभी संपत्तियां लगभग 40 से 50 बिलियन होनी चाहिए। अगर उसकी कुल संपत्ति वर्तमान दर से बढ़ती रही तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में उसकी अकेले की कुल संपत्ति पूरे कपूर परिवार को पार कर सकती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगर सिस्टम को इस महीने के भीतर अपग्रेड किया जा सकता है तो 1 महीने के भीतर भी एक व्यक्ति की कुल संपत्ति कपूर परिवार को पार कर सकती है। 2 महीने से भी कम समय में अर्जुन कपूर मुंबई का नया सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। उस समय देखते हैं कि किसे पछतावा होगा। जब अर्जुन कपूर योजना बना रहा था तभी अचानक एक अजीब फोन कॉल आया।
माफ़ कीजिए, क्या यह मिस्टर अर्जुन कपूर हैं? मैं वर्धमान एम्पोरियम का पूर्व मालिक हूँ। मुझे पैसे मिल गए हैं। आपके पास ट्रांसफ़र कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए कब समय है? वर्धमान एम्पोरियम के पूर्व मालिक ने पूछा। क्या आज दोपहर 4:30 बजे के आसपास होगा? अर्जुन कपूर ने कहा, आज दोपहर 4:30 बजे, कोई बात नहीं। दोनों पक्ष आज दोपहर 4:30 बजे वर्धमान एम्पोरियम में ट्रांसफ़र कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए। दूसरी ओर गंगा व्यू मंडप के मालिक बदलने की खबर भी फैल गई, जिससे मुंबई के कई बड़े बड़े लोग और अमीर लोग हैरान रह गए। गंगा व्यू मंडप का नया मालिक कौन है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। कुछ समय के लिए गंगा व्यू मंडप को किसने अधिग्रहित किया, यह मुंबई के अनगिनत बड़े बड़े लोगों के ध्यान का केंद्र बन गया। दोपहर लगभग 2 बजे काले सूट, धूप का चश्मा और एक अंगरक्षक पहने एक आदमी गंगा व्यू मंडप में दाखिल हुआ। मैं आपके बॉस से मिलना चाहता हूँ। जैसे ही वह अंदर आया, धूप का चश्मा पहने आदमी सीधे मुद्दे पर आ गया। क्या हमारे बॉस से मिलें? हमारे बॉस यहाँ नहीं हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं गंगा व्यू मंडप का प्रबंधक हूँ। प्रबंधक अभिषेक ने आश्चर्य से पूछा। यहाँ प्रबंधक अभिषेक की आश्चर्यचकित नज़रों के सामने धूप का चश्मा पहने आदमी ने एक निमंत्रण निकाला और उसे बहुत औपचारिक तरीके से सौंप दिया। प्रबंधक अभिषेक ने निमंत्रण लिया, उसे खोला और ऐसा लगा जैसे उसकी धड़कन रुक गई हो। इस वक्त उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि निमंत्रण पर किसका नाम लिखा था। चैप्टर 22। वह निमंत्रण राणा प्रताप ने भेजा था। हे भगवान, ये निमंत्रण राणा प्रताप ने भेजा था। यह अविश्वसनीय है। कृपया इसे अपने बॉस को दे दीजिए। इतना कहने के बाद धूप का चश्मा पहने आदमी चला गया और प्रबंधक अभिषेक निमंत्रण के बारे में बॉस को बताने के लिए फ़ोन करने ही वाले थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, एक वेटर भागता हुआ आया। अरे नहीं, प्रबंधक अभिषेक, कमरा नंबर 7 में कुछ हो गया है। वेटर ने घबराहट में सूचना दी। क्या हुआ? प्रबंधक अभिषेक ने हड़बड़ी में पूछा। कमरा नंबर 7 के मेहमानों ने कहा कि आज के हमारे व्यंजन स्वादिष्ट नहीं थे और पूछा कि क्या हम जानबूझकर उन्हें निशाना बना रहे हैं और वे कुछ तोड़ने वाले जैसे लग रहे थे। वेटर ने जवाब दिया। क्या? प्रबंधक अभिषेक ने माथे पर बल डाला। प्रबंधक अभिषेक, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों लोग खाने के लिए आए हैं, बल्कि जानबूझकर परेशानी खड़ी करने आए हैं। वेटर ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या वे जानबूझकर परेशानी खड़ी करने आए हैं? चलिए चलकर देखते हैं। प्रबंधक अभिषेक वेटर के पीछे पीछे कमरा नंबर 7 में आए। इस समय 2 दुबले पतले मध्यम आयु वर्ग के पुरुष कमरे में बैठे थे और उनके बगल में 4 या 5 हटे कट्टे आदमी खड़े थे, जो इन दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के अंगरक्षक प्रतीत हो रहे थे। माफ़ कीजिए बॉस, क्या हुआ? प्रबंधक अभिषेक ने अंदर आते ही मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारे व्यंजन उतने अच्छे नहीं हैं जितने पिछली बार किसी ने हमें खाने पर बुलाया था। क्या तुम्हें लगता है कि हम आसानी से धोखा खाने वाले हैं और जानबूझकर व्यंजनों को बहुत खराब बनाते हो? सही कहा, अपने बॉस को बुलाओ और हमें स्पष्टीकरण दो, वरना हम दुकान तोड़ देंगे। दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने धमकी दी। क्या? प्रबंधक अभिषेक उनके शब्दों से चकरा गए। उनके भोजन में कभी कोई समस्या नहीं हुई थी और आज का शेफ भी पहले वाला ही शेफ था। ठीक है सज्जनों, आज हमने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। कैसा रहेगा अगर आज हम आपको मुफ्त में भोजन करा दें? प्रबंधक अभिषेक ने एक समाधान दिया। नहीं, क्या हमें इतने कम पैसों की ज़रूरत है? सही कहा, हमें अपने बॉस को ज़रूर बुलाना चाहिए। अगर तुम्हारा बॉस नहीं आया तो हम आज दुकान तोड़ देंगे। दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुष चिल्लाए। ठीक है। प्रबंधक अभिषेक बेबसी से चले गए। इस समय उन्हें और भी अधिक विश्वास हो गया था कि दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुष निश्चित रूप से परेशानी खड़ी करने आए हैं और उनका मकसद उनके बॉस से मिलना है। प्रबंधक अभिषेक ने फ़ोन डायल किया और अर्जुन कपूर को बताया कि दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुष जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहे हैं। परेशानी खड़ी कर रहे हैं। अर्जुन कपूर ने भौहें ऊपर उठाईं। इस समय सिस्टम की आवाज़ आई। डिंग। कार्य जारी। गंगा व्यू मंडप वैंगजांग पवेलियन, जाओ और देखो कि ये दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुष क्या करने वाले हैं। कार्य इनाम, एक अनुकूलित रोल्स रॉयस फैंटम। कार्य इनाम 47 अनुभव अंक। क्या? सिस्टम द्वारा भेजे गए कार्य को देखकर अर्जुन कपूर आश्चर्यचकित और सुखद आश्चर्यचकित थे। अर्जुन कपूर ने पहले ही एक और बिजनेस लग्जरी कार खरीदने की योजना बनाई थी। आखिरकार उनके विशाल गराज में अब केवल एक लैम्बोर्गिनी खड़ी है, जो बहुत खाली है। और लैम्बोर्गिनी में केवल 2 लोग बैठ सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो जगह नहीं होगी। अनपेक्षित रूप से इस सिस्टम कार्य का इनाम एक रोल्स रॉयस फैंटम है और यह एक अनुकूलित मॉडल है जो साधारण रोल्स रॉयस फैंटम से कहीं अधिक महंगा है। इसके अलावा कभी कभी एक अनुकूलित रोल्स रॉयस फैंटम को पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता है। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। अभी अभी क्लास खत्म हुई थी और अर्जुन कपूर वर्धमान एम्पोरियम जाने के लिए निकल रहे थे।
अब वह रास्ता बदलकर गंगा व्यू मंडप जाकर पहले चीजों से निपट सकते हैं। आधे घंटे बाद अर्जुन कपूर रेस्तरां में पहुंचे, यह अनुमान लगाते हुए कि दूसरा पक्ष परेशानी खड़ी करने वाला है। अर्जुन कपूर ने रेस्तरां में आते ही 20 से ज्यादा सुरक्षा गार्डों को इकट्ठा किया। कुछ मिनट बाद अर्जुन कपूर गंगा व्यू मंडप के सुरक्षा गार्डों के एक बड़े समूह को लेकर कमरा नंबर 7 के सामने आए। अर्जुन कपूर के अंदर जाने से पहले उन्होंने अंदर से एक उग्र आवाज सुनी, तुम्हारा बॉस अभी तक क्यों नहीं आया? हाँ, मानो या न मानो, मैं तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुष चिल्लाए। 4 या 5 अंगरक्षक भी कोशिश करने के लिए उत्सुक थे और वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे दुकान तोड़ने वाले हों। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी बात खत्म कर पाते, एक दबंग आवाज आई, मेरी दुकान तोड़ना चाहते हो? मैं देखता हूं किसकी हिम्मत है। अगले ही पल दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों की आश्चर्यचकित नजरों के सामने अर्जुन कपूर 20 से ज्यादा सुरक्षा गार्डों के साथ अंदर चले गए। ये देखकर मध्यम आयु वर्ग के आदमी के कई अंगरक्षकों के हौसले तुरंत पस्त हो गए। हालांकि वे बड़े थे, लेकिन वे अपने आकार से 4 या 5 गुना बड़े दुश्मनों का सामना करते हुए केवल हार मान सकते थे। तुम कौन हो? मैं गंगा व्यू मंडप का बॉस हूँ। अर्जुन कपूर धीरे से बोले। तुम गंगा व्यू मंडप के बॉस हो? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुष हक्के बक्के रह गए और उन्हें अर्जुन कपूर की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। ये लड़का उनके सामने कितना छोटा है, शायद 20 साल से भी कम उम्र का होगा। वह गंगा व्यू मंडप का बॉस कैसे हो सकता है? ये हमारे बॉस मिस्टर अर्जुन कपूर हैं। ये देखकर प्रबंधक अभिषेक खड़े हुए और फिर से परिचय कराया। अब दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुष पूरी तरह से भौचक्के रह गए। वे अर्जुन कपूर को आश्चर्य से घूर रहे थे। वह वास्तव में गंगा व्यू मंडप का नया बॉस है। हे भगवान, वह बहुत छोटा है। तो क्या हुआ अगर तुम गंगा व्यू मंडप के बॉस हो? हम आज के खाने से खुश नहीं हैं। अगर तुम हमें स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो तुम देखोगे कि क्या होगा। एक लंबा मध्यम आयु वर्ग का पुरुष चिल्लाया। हाँ, अगर तुम हमें संतोषजनक जवाब नहीं दोगे तो हम बाहर जाने के बाद निश्चित रूप से गंगा व्यू मंडप को बढ़ावा देने में तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम प्रसिद्ध हो सको। एक अन्य मध्यम आयु वर्ग का पुरुष संकेत देते हुए बोला। एक रेस्तरां के लिए प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। लंबा मध्यम आयु वर्ग का पुरुष अर्जुन कपूर को धमकी देना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, प्रबंधक अभिषेक भागते हुए अंदर आए। माफ कीजिए बॉस, मुझे अभी पता चला कि आप आ गए हैं। ये निमंत्रण पत्र है जो मैंने आपको पहले भेजा था, प्रबंधक अभिषेक ने कहा। निमंत्रण पत्र? किसने भेजा? अर्जुन कपूर ने पूछा। ये राणा प्रताप ने भेजा है बॉस वेई, प्रबंधक अभिषेक ने जवाब दिया। राणा प्रताप? ये नाम सुनते ही लंबा मध्यम आयु वर्ग का पुरुष जो चिल्लाना चाहता था तुरंत मुरझा गया। राणा प्रताप मुंबई के बड़े बॉस में से एक, जिनके पास एक बड़ी सुरक्षा कंपनी है और मुंबई के कई मनोरंजन स्थलों में उनकी हिस्सेदारी है। राणा प्रताप उस तरह के तानाशाह हैं जो अपने पैर पटकते हैं तो जमीन 3 बार हिलती है। उनकी हिम्मत नहीं है कि वे उन्हें नाराज करें। ओह राणा प्रताप, उन्होंने मुझे किस लिए बुलाया है? अर्जुन कपूर और भी आश्चर्यचकित थे। अर्जुन कपूर ने भी राणा प्रताप का नाम सुना था, लेकिन वे दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। बड़े भाई राणा प्रताप आपको कल अपने घर चाय के लिए बुला रहे हैं, प्रबंधक अभिषेक ने जवाब दिया। क्या राणा प्रताप ने सामने वाले लड़के को कल अपने घर चाय के लिए बुलाया है? धत धत, दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुष जो परेशानी खड़ी कर रहे थे, प्रबंधक अभिषेक की बात सुनकर डर के मारे पीले पड़ गए। राणा प्रताप कौन हैं? वह उनके मुंबई के बड़े बॉस हैं। उस मेहमान की पहचान क्या है जिसे उन्होंने अपनी मर्जी से बुलाया है? भले ही उसकी पहचान राणा प्रताप जितनी अच्छी न हो, लेकिन वह राणा प्रताप के जैसी कैसे हो सकती है? वरना राणा प्रताप उसे क्यों बुलाएंगे? वे जितना सोचते गए, दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुष अर्जुन कपूर को उतना ही डरे हुए देखने लगे। एक पल के लिए उनके पैर कांप रहे थे। ठीक है, मैं जानता हूँ। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। अर्जुन कपूर ने निमंत्रण पत्र लिया और दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों को देखा। एक पल में दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुष घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड का खुलासा कर दिया। चैप्टर 23। दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने सच छिपाने की हिम्मत नहीं की और अर्जुन कपूर को सीधे कारण बताया। मिस्टर अर्जुन कपूर, हम गलत हैं। मिस्टर अर्जुन कपूर, चलिए सच बताते हैं। ये स्वाद रेस्तरां के मालिक राजेश खन्ना थे, जिन्होंने हमें यहाँ आकर परेशानी खड़ी करने के लिए पैसे दिए थे। हाँ मिस्टर अर्जुन कपूर, हम सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं। हम जैसे बदमाशों से परेशान न हों। दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने सच छिपाने की हिम्मत नहीं की और अर्जुन कपूर को सीधे कारण बताया। स्वाद रेस्तरां मुंबई का दूसरा सबसे अच्छा रेस्तरां है, जो उनके गंगा व्यू मंडप के बाद दूसरे स्थान पर है। स्वाद रेस्तरां के मालिक राजेश खन्ना ने देखा कि गंगा व्यू मंडप का एक नया मालिक है और यह एक शांत दौर है,
इसलिए वे इस अवसर का लाभ उठाकर गंगा व्यू मंडप की प्रतिष्ठा को बर्बाद करना चाहते थे और मुंबई में पहले स्थान पर आना चाहते थे। यदि संभव हो तो गंगा व्यू मंडप को बदनाम करने के बाद वे इसे कम कीमत पर खरीद लेंगे, जो और भी बेहतर होगा। क्या स्वाद रेस्तरां के मालिक राजेश खन्ना ने तुम्हें आने के लिए कहा था? यह जवाब अर्जुन कपूर की उम्मीदों के भीतर था। अच्छा, वह मुझसे बदमाशी कर रहा है, अर्जुन कपूर ने व्यंग्य किया। इस बार उन्होंने गलत व्यक्ति को उकसाया है। प्रबंधक अभिषेक, इन्हें सीधे पुलिस स्टेशन भेज दो, अर्जुन कपूर ने आदेश दिया। नहीं मिस्टर अर्जुन कपूर, मिस्टर अर्जुन कपूर, हम गलत हैं। अर्जुन कपूर की बात सुनकर दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुष तुरंत घबरा गए। अंत में इन लोगों को गंगा व्यू मंडप के सुरक्षा कर्मियों द्वारा ले जाया गया। अर्जुन कपूर ने निमंत्रण पत्र खोला और देखा, ये वास्तव में मुंबई के बॉस राणा प्रताप द्वारा भेजा गया था और ऐसा लग रहा था कि इसे हाथ से लिखा गया है। कल, अर्जुन कपूर धीरे से बुदबुदाए, कल सप्ताहांत है, चलो देखते हैं। तभी सिस्टम की आवाज़ आई, डिंग, गंगा व्यू मंडप जाओ और देखो कि ये दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुष क्या कर रहे हैं। मिशन पूरा हुआ, बधाई हो, एक अनुकूलित रोल्स रॉयस फैंटम प्राप्त हुआ। बधाई हो, 47 अनुभव अंक प्राप्त हुए। मिशन पूरा हुआ, एक अनुकूलित रोल्स रॉयस और 47 अनुभव अंक प्राप्त हुए। अर्जुन कपूर ने फिर से अपने कुल अनुभव अंकों को देखा। वर्तमान सिस्टम स्तर 195 1500। अपग्रेड करने के लिए केवल 1305 अनुभव अंकों की आवश्यकता है। ये गति अच्छी है। अर्जुन कपूर काफ़ी संतुष्ट थे। सिस्टम अपग्रेड मोड चालू किए हुए अभी 2 या 3 दिन ही हुए हैं और उन्होंने लगभग 200 अनुभव अंक जमा कर लिए हैं। अब उन्होंने अपग्रेड के लिए आवश्यक अनुभव अंकों का लगभग 1/7वां हिस्सा इकट्ठा कर लिया है। ये गति वास्तव में तेज है। इस गति से सबसे रूढ़िवादी अनुमान के साथ भी सिस्टम को निश्चित रूप से 1 महीने के भीतर स्तर 2 में अपग्रेड किया जा सकता है। उस समय सिस्टम के दैनिक पुरस्कार बहुत बढ़ जाएंगे। उस समय रेड्डी परिवार को अपने पैरों तले कुचलने के अपने लक्ष्य के करीब पहुंचना होगा। स्वाद रेस्तरां, राजेश खन्ना, अर्जुन कपूर धीरे से बुदबुदाए। उनके पास अब करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। जब वे अपने हाथों की चीज़ें खत्म कर लेंगे तो ये राजेश खन्ना के दुर्भाग्य का समय होगा। राजेश खन्ना उनके गंगा व्यू मंडप को हासिल नहीं करना चाहते, इसलिए वह पहले उनके स्वाद रेस्तरां को हासिल करने का रास्ता निकालेंगे और उनके साथ उन्हीं के तरीके से पेश आएंगे। अगर भविष्य में कोई सवाल हो तो मुझसे जल्द से जल्द संपर्क करें। अर्जुन कपूर ने प्रबंधक अभिषेक को कुछ निर्देश देने के बाद गंगा व्यू मंडप छोड़ दिया। जब अर्जुन कपूर वर्धमान एम्पोरियम पहुंचे तो लगभग 4 बजे ही थे। अर्जुन कपूर और वर्धमान एम्पोरियम के पूर्व मालिक द्वारा सहमति व्यक्त किया गया समय दोपहर 4:30 बजे था और अभी भी आधा घंटा बाकी था। अर्जुन कपूर ने इस आधे घंटे का लाभ वर्धमान एम्पोरियम में खरीदारी करने के लिए उठाया। जब वे कपूर के घर से निकले थे तो वे अपने साथ कुछ ही कपड़े लेकर आए थे। अब उनके पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं थे, इसलिए वे कुछ नए कपड़े खरीदना चाहते थे। अर्जुन कपूर को जो सबसे नज़दीकी दुकान मिली वे उसमें चले गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन कपूर ने बहुत सारे कपड़े चुने। जब अर्जुन कपूर भुगतान करने ही वाले थे तभी एक आश्चर्यचकित आवाज़ आई, अरे क्या यह अर्जुन कपूर नहीं है? तुमने कपूर परिवार से अपना नाता तोड़ लिया है और तुम इस लग्जरी स्टोर में आने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? एक युवक आया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। युवक का नाम आदित्य जोशी है। वह जोशी परिवार से है जो मुंबई का एक और बड़ा परिवार है। आदित्य जोशी और अर्जुन कपूर का हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। भले ही तुम अभी भी जोशी परिवार में हो, जोशी परिवार से अपना नाता तोड़ने में क्या अंतर है? अर्जुन कपूर ने सीधे जवाब दिया। अर्जुन कपूर की बात सुनकर आदित्य जोशी तुरंत गुस्सा हो गया। आदित्य जोशी एक नाजायज़ बच्चा है। जोशी परिवार में उसकी स्थिति बेहद नीची है। अनुमान है कि वह कपूर परिवार में रहने पर उससे ज़्यादा बेहतर नहीं है। उसके बाद अर्जुन कपूर ने आदित्य जोशी को नज़रअंदाज किया और चेकआउट करने चले गए। यहाँ एक कपड़े की कीमत दसियों हज़ार या सैकड़ों हज़ारों रुपए है। तुमने एक बार में इतने सारे ले लिए, क्या तुम इसे वहन कर सकते हो? आदित्य जोशी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अर्जुन कपूर ने कम से कम 1 दर्जन तरह के कपड़े और पैंट लिए। ये मिलाकर रूढ़िवादी रूप से अनुमानित सैकड़ों हज़ारों रुपए के होंगे। आदित्य जोशी को विश्वास नहीं था कि अर्जुन कपूर, एक परित्यक्त युवक जिसने कपूर परिवार से नाता तोड़ लिया है, इतने पैसे ला सकता है। रुको, अगर तुम्हारे पास बाद में पर्याप्त पैसे नहीं होंगे तो तुम क्या करोगे? आदित्य जोशी भी उसके पीछे पीछे गया और शो देखने की योजना बनाई। कुछ मिनट बाद कर्मचारियों ने गिनती की। सर, आपके ये कपड़े कुल 12,76,000 रुपये के हैं। क्या आप कार्ड से भुगतान करना चाहेंगे या? कर्मचारियों ने कहा। 10 लाख से ज़्यादा। आदित्य जोशी चौंक गया। ये बहुत ज़्यादा है। कुछ कपड़ों की कीमत 10 लाख से ज़्यादा है। ये वास्तव में एक विलासिता है।
अर्जुन कपूर, एक परित्यक्त युवक की बात तो छोड़िए, यहाँ तक कि वह भी इतने पैसे नहीं ला सकता था। वह देखना चाहता था कि अर्जुन कपूर कैसे 10 लाख से ज्यादा निकालेगा और वह कैसे भुगतान करेगा। कीमत सुनकर आदित्य जोशी के आश्चर्य की तुलना में अर्जुन कपूर बहुत शांत थे, जैसे कि उन्होंने 10 लाख से ज्यादा के बजाय 100 रुपये से ज्यादा सुने हों। मुझे स्कैन करो। अर्जुन कपूर ने पेमेंट कोड खोला और अपना फ़ोन फ्रंट डेस्क पर रख दिया। ठीक है। स्टाफ ने इसे सीधे स्कैन कर दिया। अगले ही पल एक बैंक टेक्स्ट संदेश आया। आपके कार्ड के अंतिम अंक 5169 ने 12,76,000 खर्च किए और शेष राशि 98,81,10.23 रुपये है। उसके बगल में आदित्य जोशी, जो अर्जुन कपूर को पैसे नहीं निकाल पाने से शर्मिंदा देखने वाला था, ने संयोग से यह टेक्स्ट संदेश देखा। एक पल में आदित्य जोशी हक्का बक्का रह गया। हे भगवान, अर्जुन कपूर के बैलेंस में इतने अंक कैसे हो सकते हैं? इस बैलेंस में 8 या 9 अंक लगते हैं। यदि यह 8 अंक है तो यह 90 मिलियन से अधिक है, और यदि यह 9 अंक है तो यह 900 मिलियन से अधिक है। इस समय आदित्य जोशी की धड़कन मानो रुक सी गई थी। 900 मिलियन की बात तो छोड़िए, यहाँ तक कि 90 मिलियन से भी ज्यादा, उसके लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। भले ही वह जोशी परिवार का बच्चा था, उसके बैंक कार्ड में केवल कुछ 100,000 थे, अर्जुन कपूर के बैलेंस का एक अंश भी नहीं। उसके नाजायज बेटे की बात तो छोड़िए, यहाँ तक कि उनके जोशी परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 मिलियन रुपए थे, अर्जुन कपूर से कहीं कम था। अर्जुन कपूर के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? ये बहुत भयानक था। वहां खड़ा आदित्य जोशी मानो बिजली का झटका लगा हो, अचल और डर के मारे मूर्ख बन गया था। अर्जुन कपूर दूसरी ओर बड़ी और छोटी थैलियों के साथ आसानी से चले गए। 10 लाख से अधिक उनके लिए एक बूंद भी नहीं थी। अर्जुन कपूर ने अपने खरीदे हुए सभी कपड़े कार में रखने के बाद देखा कि लगभग समय हो गया है। अर्जुन कपूर सीधे वर्धमान एम्पोरियम के सबसे ऊपरी मंजिल पर चले गए। कुछ मिनट बाद अर्जुन कपूर सबसे ऊपरी मंजिल के कार्यालय में आ गए। इस समय वर्धमान एम्पोरियम के पूर्व मालिक पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। दोनों पक्षों ने हाथ मिलाया और एक दूसरे को जाना। कुछ सरल और गर्भित शब्दों के बाद दोनों पक्षों ने औपचारिक रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। एक बार अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद इस क्षण से वर्धमान एम्पोरियम मुंबई के शीर्ष शॉपिंग मॉल में से एक अर्जुन कपूर का हो गया। इसे खत्म करने के बाद पूर्व मालिक अपना सामान लेकर चले गए और यह शानदार कार्यालय भी अर्जुन कपूर का हो गया। अर्जुन कपूर थोड़ी देर कार्यालय में बैठे रहे और अचानक उन्हें कुछ एक और महत्वपूर्ण बात याद आई। चैप्टर 24 योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नई स्थिति और भी खराब होती जा रही है। अब वह यूनिवर्सल स्किल सिलेक्शन कार्ड का उपयोग करने का समय है, जो उसे पिछले मिशन से मिला था। पहले अर्जुन कपूर ने नहीं समझा कि इस यूनिवर्सल स्किल सिलेक्शन कार्ड का उपयोग कैसे करना है और कौन सा कौशल चुनना है, लेकिन अब उसके पास एक विचार है। इस समय अर्जुन कपूर के दिमाग में 2 कौशल हैं, यानी शीर्ष लड़ाई कौशल और शीर्ष वित्तीय प्रबंधन कौशल। पहले शीर्ष लड़ाई कौशल वह है जिस पर अर्जुन कपूर ने आज गंगा व्यू मंडप में जो हुआ उसके आधार पर विचार किया। वास्तव में अर्जुन कपूर का यह विचार पहले से था। अगर आज यह उसकी अपनी जमीन पर नहीं होता, अगर उसे सच में लड़ाई करनी पड़ती, तो वह एक साधारण छात्र निश्चित रूप से उन मोटे सुरक्षा गार्डों का सामना नहीं कर पाता। बाद में अगर वह निमंत्रण स्वीकार करता और राणा प्रताप की संपत्ति में जाता, तो कौन जानता क्या होगा। राणा प्रताप जैसे बड़े बॉस का सामना करते हुए शीर्ष स्तर के लड़ाई कौशल हासिल करना एक सुरक्षा उपाय हो सकता है। ये सभी गौण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे भविष्य में रेड्डी परिवार के साथ निपटना है। यदि हैदराबाद का रेड्डी परिवार हताश हो जाता है और उसके साथ अंतिम लड़ाई करने का प्रयास करता है, तो शीर्ष स्तर के लड़ाई कौशल हासिल करना अर्जुन कपूर को आत्मसुरक्षा की क्षमता भी देगा। अगर भविष्य में उसे किसी खतरे का सामना करना पड़ता है, तो वह शांति से उसका सामना कर सकेगा। दूसरा शीर्ष स्तर का वित्तीय प्रबंधन कौशल है। जैसे जैसे उसकी संपत्ति बढ़ती है और उसके उद्योग बढ़ते हैं, वित्तीय प्रबंधन कौशल अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। आखिरकार अर्जुन कपूर सिर्फ एक साधारण दूसरे वर्ष का छात्र है और आर्थिक प्रबंधन के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। अब तक तो ठीक है, लेकिन अगर अर्जुन कपूर के भविष्य में 10, 20 या उससे भी अधिक उद्योग हो जाते हैं, तो वह इससे निपट नहीं पाएगा। अगर शीर्ष स्तर के वित्तीय प्रबंधन कौशल की कमी हो गई तो समस्याएं हो सकती हैं, जैसे खराब प्रबंधन, कंपनी में दिवालियापन आदि। दुर्भाग्य से अर्जुन कपूर के पास वर्तमान में केवल एक यूनिवर्सल स्किल सिलेक्शन कार्ड है, इसलिए वह केवल एक कौशल चुन सकता है, दोनों नहीं। अर्जुन कपूर एक दुविधा में है। कुछ समय बाद अर्जुन कपूर को एक विचार आया। वह पहले शीर्ष लड़ाई कौशल का चयन करेगा ताकि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, और फिर वित्तीय प्रबंधन कौशल सीखेगा जब उसके पास मौका होगा। आखिरकार उसके पास इस समय बहुत से उद्योग नहीं हैं, तो वह इसे संभाल सकता है और उसे जल्दी नहीं है।
और सिस्टम के साथ वह बाद में शीर्ष प्रबंधन कौशल नहीं मिलने की चिंता नहीं कर रहा था। निर्णय लेने के बाद अर्जुन कपूर ने सिस्टम खोला और यूनिवर्सल स्किल सिलेक्शन कार्ड ढूंढा। डिंग, कृपया चयनित कौशल का नाम दर्ज करें। सिस्टम का प्रॉम्प्ट प्रकट हुआ, शीर्ष लड़ाई कौशल। अर्जुन कपूर ने इसे दर्ज किया। डिंग, बधाई हो, आपने शीर्ष लड़ाई कौशल प्राप्त किया और आप एक शीर्ष लड़ाई के मास्टर बन गए। कुछ सेकंड बाद एक विशाल मस्तिष्क स्मृति और मांसपेशी स्मृति अर्जुन कपूर के मन और शरीर में समाहित हो गई। कुछ देर बाद अर्जुन कपूर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अर्जुन कपूर ने अपनी मुट्ठियां भींची और महसूस किया कि उसकी ताकत पहले से कहीं अधिक हो गई है। अगर अर्जुन कपूर दो मध्यवर्गीय पुरुषों से फिर से मिलते हैं जो गंगा व्यू मंडप में परेशानी खड़ी कर रहे थे, तो वह बिना सांस लिए अपनी एक हाथ से उनके सुरक्षा गार्डों का सामना कर सकता है। एक शीर्ष लड़ाई के मास्टर बन जाने के बाद अर्जुन कपूर भविष्य में किसी भी खतरे का आसानी से सामना कर सकता है। ये देर हो रही थी, इसलिए अर्जुन कपूर ने कार्यालय छोड़ दिया और घर चला गया। रास्ते में अर्जुन कपूर ने गंगा व्यू मंडप के प्रबंधक अभिषेक को एक संदेश भेजा। उससे लुओ झीक्सिन, जो स्वाद रेस्टोरेंट के मालिक हैं, की व्यक्तिगत जानकारी जांचने के लिए कहा और प्रबंधक अभिषेक से अनुरोध किया कि वह इस जानकारी को एक दस्तावेज में संक्षेप करें और इसे कल रात से पहले उसे भेज दे। जैसा कि कहा जाता है, अपने आप को और दुश्मन को जानने से सभी युद्धों में विजय प्राप्त होती है। उसके बाद अर्जुन कपूर को लुओ झीक्सिन से निपटना है, इसलिए उसे पहले उसे समझना जरूरी है। समझ गया बॉस। प्रबंधक अभिषेक तुरंत कार्रवाई करने लगे। जब अर्जुन कपूर घर पहुंचा तो उसने देखा कि एक काला रोल्स रॉयस दूर से वहां खड़ी थी। ये निजी अनुकूलित रोल्स रॉयस फैंटम थी जो अर्जुन कपूर ने हाल ही में मिशन के लिए प्राप्त की थी। अर्जुन कपूर ने कार पार्क की, उतरा और इस निजी अनुकूलित रोल्स रॉयस फैंटम के सामने जाकर थोड़ा भावुक हो गया। अर्जुन कपूर रोल्स रॉयस फैंटम से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। जब वह पहले कपूर परिवार में था तो कपूर परिवार के कई प्रमुख लोग, जैसे कि श्री कपूर का तीसरा बेटा, रोल्स रॉयस फैंटम चला करते थे। हालांकि उनके रोल्स रॉयस फैंटम अर्जुन कपूर के रोल्स रॉयस फैंटम से तुलना नहीं की जा सकती। अर्जुन कपूर का एक उनके कई में से एक को खरीद सकता है। अर्जुन कपूर ने दरवाजा खोला और अनुभव करने के लिए अंदर चले गए। एक व्यापारिक लग्जरी कार का अनुभव वास्तव में सुपर कार से अलग है। अपनी निजी अनुकूलित रोल्स रॉयस फैंटम की प्रशंसा करने के बाद अर्जुन कपूर ने विला में लौट आया। समय तेजी से गुजर रहा था। अगले सुबह सिस्टम की आवाज आई, डिंग, संबंध समाप्त करने के छठे दिन आपको एक विश्व स्तरीय काला कार्ड पुरस्कार दिया जाएगा। पहले रॉयल बैंक ऑफ भारत का एलीट काला कार्ड अब आपके विला के अध्ययन में संग्रहित है, कृपया इसकी जांच करें। सिस्टम के पुरस्कार को देखकर अर्जुन कपूर बेहद हैरान थे। उसे वास्तव में ये उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम उसे आज पहले रॉयल बैंक ऑफ भारत का एलीट काला कार्ड पुरस्कार देगा। अर्जुन कपूर ने इस काले कार्ड का नाम सुना था। पहले रॉयल बैंक ऑफ भारत का एलीट काला कार्ड विश्व के शीर्ष काले कार्डों में से एक है और इसके अधिकांश मालिक राजपरिवार, धनवान लोग और विश्व के शीर्ष माननीय लोग होते हैं। अन्य बैंकों के काले कार्डों की तुलना में पहले रॉयल बैंक ऑफ भारत का एलीट काला कार्ड अधिक विशेष और दुर्लभ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रकार का काला कार्ड ऐसा नहीं है जिसे आप केवल पैसे होने पर प्राप्त कर सकें। पहले रॉयल बैंक ऑफ भारत का एलीट काला कार्ड एक आमंत्रण आधारित कार्ड है। आपको पहले समूह से निमंत्रण मिलने की आवश्यकता है ताकि आप पहले रॉयल बैंक ऑफ भारत के प्रतिष्ठित एलीट काला कार्ड के मालिक बन सकें। आप कितना भी अमीर क्यों न हो, अगर आपको आमंत्रित नहीं किया गया है तो आप इसे नहीं रख सकते हैं। पहले रॉयल बैंक ऑफ भारत ने सभी काला कार्ड उपयोगकर्ताओं को एक 24 घंटे की सेवा टीम से लैस किया है जो कार्डधारक द्वारा की गई किसी भी मांग को हल कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले रॉयल बैंक ऑफ भारत का एलीट काला कार्ड राशि पर कोई सीमा नहीं होती है और धारक जितना चाहे खर्च कर सकता है। साथ ही पहले रॉयल बैंक ऑफ भारत के एलीट काला कार्ड के मालिक को वैश्विक हवाई अड्डों पर वीआईपी लाउंज ट्रीटमेंट और विश्व के शीर्ष निजी क्लबों में विशेष सुविधाएं जैसी बड़ी विशेषताओं का आनंद मिलता है जो शीर्ष पहचान और स्थिति का प्रतीक है। अगर अर्जुन कपूर का सही अनुमान है तो वह पूरे मुंबई में पहले व्यक्ति के रूप में पहले रॉयल बैंक ऑफ भारत का एलीट काला कार्ड रखने वाला होना चाहिए। यह विशेष काला कार्ड श्री कपूर को छोड़ दें, यहां तक कि मुंबई का सबसे अमीर आदमी भी नहीं रखता। इस सिस्टम का पुरस्कार अत्यंत उदार है। इस बारे में सोचते हुए अर्जुन कपूर बेताबी होकर विला के अध्ययन में चले गए। दूर से अर्जुन कपूर ने अपनी मेज पर एक बहुत खास काले बैंक कार्ड को देखा। अर्जुन कपूर पास जाकर देखने लगे और सहसा सिसकने लगे। भारत वास्तव में अपने धनवान लोगों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के पहले रॉयल बैंक का एलीट काला कार्ड वास्तव में अन्य काले कार्डों से भिन्न है। चैप्टर 25। भारत का पहला ब्लैक कार्ड सोने से सजा हुआ है और पूरे बैंक कार्ड के केंद्र में एक प्राकृतिक हीरा है। अन्य बातों को छोड़ दें, सोना और प्राकृतिक हीरा ही बहुत कीमती हैं।
लेकिन भारत के पहले ब्लैक कार्ड द्वारा दर्शाए गए सोने की मात्रा की तुलना में ये सोना और हीरे बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। अर्जुन कपूर को आज सिस्टम का इनाम बहुत पसंद आया। जब अर्जुन कपूर भारत के पहले ब्लैक कार्ड का अध्ययन कर रहे थे, दूसरी तरफ अंबानी समूह में विक्रम सिंह, अंबानी समूह के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक, ने अंबानी समूह के सबसे बड़े शेयरधारक यानी अंबानी समूह के वास्तविक नियंत्रक अजय शर्मा को पाया। मिस्टर फैंग, आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आए? अचानक आए विक्रम सिंह का सामना करते हुए अजय शर्मा ने दूरी का भाव रखते हुए पूछा। कंपनी के शीर्ष 2 शेयरधारकों के रूप में दोनों स्वाभाविक रूप से अच्छे नहीं बनते हैं, खासकर जब विक्रम सिंह ने गुप्त रूप से कंपनी के छोटे शेयरधारकों के शेयर खरीदे और सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में उनकी जगह हथियाने की कोशिश की। मिस्टर जियांग, मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूं ताकि तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक अर्जुन कपूर को कंपनी के सभी पदों से हटाया जा सके और फिर उसे बाहर निकाल दिया जाए। विक्रम सिंह के स्वर में अर्जुन कपूर के प्रति बहुत गुस्सा था। इससे पहले स्वाद ब्रांड्स के मिस्टर संजय देशमुख ने किसी को विशेष रूप से उन्हें अंबानी समूह को नियंत्रित करने और अंबानी समूह को पटेल समूह के साथ सहयोग न करने का निर्देश देने के लिए भेजा था। नतीजतन इस अर्जुन कपूर ने गड़बड़ कर दी और वास्तव में पटेल समूह और उनके अंबानी समूह को एक दीर्घकालिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने दिया। इससे मिस्टर संजय देशमुख का गुस्सा भड़क गया और मिस्टर संजय देशमुख ने उन्हें डांटा। बाद में मिस्टर संजय देशमुख ने उनसे इस अवज्ञाकारी अर्जुन कपूर को सबक सिखाने के लिए कहा। इसलिए विक्रम सिंह ने अपना चेहरा एक तरफ रख दिया और अपने प्रतिद्वंद्वी अजय शर्मा से सक्रिय रूप से पूछा। उन्हें उम्मीद थी कि दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंच सकते हैं और अर्जुन कपूर को एक साथ कंपनी से बाहर निकाल सकते हैं। जब तक उनके अंबानी समूह के पहले और दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक सेना में शामिल होते हैं, साथ ही कुछ छोटे शेयरधारक, वे निश्चित रूप से इसे आसानी से कर सकते हैं। अर्जुन कपूर को कंपनी से बाहर निकाल दें। अजय शर्मा विक्रम सिंह के अनुरोध से बेहद आश्चर्यचकित थे। जब तक राष्ट्रपति अजय शर्मा मेरे साथ सहयोग करने के लिए सहमत होते हैं, मैं भविष्य में कंपनी में राष्ट्रपति अजय शर्मा के निर्देशों का पालन करूंगा। मैं राष्ट्रपति अजय शर्मा का बहुत बड़ा एहसानमंद हूं। विक्रम सिंह ने अपना रुख नरम किया और अजय शर्मा से मदद मांगी। अंत में विक्रम सिंह के आश्वासनों और अच्छे शब्दों के साथ अजय शर्मा सहमत हो गए। हम कल इस मामले से निपटने के लिए बोर्ड की बैठक करेंगे। अजय शर्मा बोले। धन्यवाद राष्ट्रपति अजय शर्मा। विक्रम सिंह विशेष रूप से खुशी से मुस्कुराए। अर्जुन कपूर को कंपनी से बाहर निकालकर वह निश्चित रूप से राष्ट्रपति संजय देशमुख को संतुष्ट करेंगे और यहां तक कि उनकी सराहना भी प्राप्त करेंगे। राष्ट्रपति संजय देशमुख के समर्थन से उनके लिए अजय शर्मा की जगह लेना आसान नहीं होगा। उन्होंने सिर्फ अजय शर्मा को एक बंदूक के रूप में इस्तेमाल किया। कल उस अर्जुन कपूर को बाहर निकाल दिया जाएगा। उससे और स्वाद ब्रांड्स का अपमान करने की हिम्मत तुम्हें यही मिलना चाहिए। विक्रम सिंह संतुष्टि के साथ चले गए। कार्यालय में अजय शर्मा के चेहरे पर भी एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। वास्तव में अर्जुन कपूर को कंपनी से बाहर निकालने की तुलना में वह जो अधिक करना चाहते थे वह विक्रम सिंह को कंपनी से बाहर निकालना था। ये कुछ ऐसा था जिसका अजय शर्मा पिछले 1 या 2 वर्षों से सपना देख रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों के पास कंपनी में समान शेयर थे और वह विक्रम सिंह का कुछ नहीं कर सके। अजय शर्मा ने विक्रम सिंह से सिर्फ वादा किया था, लेकिन उन्होंने केवल मौखिक रूप से वादा किया था। वास्तव में उनके दिमाग में एक और विचार था। चूंकि विक्रम सिंह अर्जुन कपूर को निशाना बनाना चाहता था, तो क्या वह अर्जुन कपूर के साथ मिलकर विक्रम सिंह को कंपनी से बाहर निकाल सकता है? यह असंभव नहीं है। बेशक शर्त यह है कि कंपनी के तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक अर्जुन कपूर में कुछ ताकत और साहस हो। अगर अर्जुन कपूर में वह ताकत नहीं है, तो वह अर्जुन कपूर से माफ़ी ही मांग सकते हैं। उन्होंने पहले अर्जुन कपूर से मिलकर ये तय करने का फैसला किया कि वह क्या चुनेंगे। ये सोचते हुए अजय शर्मा ने अपने विश्वासपात्र आदित्य जोशी को फ़ोन किया, जो अंबानी समूह के वर्तमान अध्यक्ष हैं, और उनसे अर्जुन कपूर को आज रात खाने पर आमंत्रित करने के लिए कहा, ये कहते हुए कि उनके पास अर्जुन कपूर के साथ चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। 10 मिनट बाद अर्जुन कपूर को आदित्य जोशी का फ़ोन आया। आज रात खाने पर आमंत्रित करें। अर्जुन कपूर थोड़ा हैरान था। ये सच है, आपके पास जितने अधिक उद्योग और संपत्तियां होंगी, आप उतने ही व्यस्त होंगे। आज दोपहर मुंबई के बॉस राणा प्रताप ने उन्हें चाय पर आमंत्रित किया और अब आज रात अंबानी समूह के सबसे बड़े शेयरधारक उन्हें महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए फिर से खाने पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं सहमत हूँ, आज रात मिलते हैं। अर्जुन कपूर सहमत हो गया। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है, अर्जुन कपूर स्वाभाविक रूप से जाएगा। यह उल्लेख नहीं है कि वह अंबानी समूह के तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक हैं और इनकार करने का कोई कारण नहीं है। आज दोपहर राणा प्रताप के निमंत्रण के बारे में अर्जुन कपूर गहरे विचारों में खो गया। तभी सिस्टम की आवाज़ आई, डिंग, अस्थायी कार्य जारी, राणा प्रताप का निमंत्रण स्वीकार करें और उनके एस्टेट में चाय पीने जाएं।
कार्य इनाम अंबानी समूह के 8% शेयर। कार्य इनाम 51 अनुभव अंक। क्या सिस्टम फिर से चुनौती दे रहा है? सिस्टम के कार्यों को देखते हुए अर्जुन कपूर की आंखें चमक उठीं। अब उनके पास राणा प्रताप के निमंत्रण को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। और क्या है, उन्होंने कल ही शीर्ष स्तर की लड़ाई कौशल हासिल की थी, इसलिए भले ही वह जाते उन्हें किसी दुर्घटना की चिंता नहीं करनी पड़ती। इस कार्य का इनाम अंबानी समूह के 8% शेयर था। यदि कार्य पूरा हो जाता है तो पिछले वाले को मिलाकर अर्जुन कपूर के पास अंबानी समूह के 20% शेयर होंगे। जहां तक अर्जुन कपूर को पता था, अंबानी समूह के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक विक्रम सिंह के पास शायद केवल 20.3% शेयर थे। वह उनसे केवल 0.4% दूर थे, और शेयरों के इस 8% के साथ अर्जुन कपूर की कुल संपत्ति आधिकारिक तौर पर 7 अरब को पार कर सकती है। दूसरी ओर मुंबई के एक कॉफ़ी शॉप में चेतना का मूड खराब था, क्योंकि अर्जुन कपूर के खिलाफ उसकी पिछली योजना विफल हो गई थी। वह एक साधारण अर्जुन कपूर को भी नहीं हरा सकी। कितनी शर्म की बात है। ये देखकर चेतना की सबसे अच्छी दोस्त ने उसे समझाया, चेतना चिंता मत करो, आज दोपहर मैं मुंबई के एक बड़े बॉस से मिलने जा रही हूँ। कैसा रहेगा तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें इस बड़े बॉस से मिलवाऊंगी। इस समय चेतना के प्रेमी अमीर जोशी परिवार के प्रत्यक्ष वंशज आदित्य जोशी ने पहल की। यदि आप इस बड़े बॉस की सराहना प्राप्त कर सकते हैं तो शायद आप इस बड़े बॉस के हाथ का उपयोग उस अर्जुन कपूर नामक लड़के को कड़ी सजा देने के लिए कर सकते हैं। क्या आदित्य, तुम किस बड़े बॉस से मिलने जा रही हो? चेतना तुरंत ऊर्जावान हो गई और उत्साह से पूछा। राणा प्रताप, बिग बॉस राणा प्रताप, आदित्य जोशी ने प्रशंसा से कहा। राणा प्रताप जैसे नायक, जिन्होंने नीचे से कड़ी मेहनत की, कई युवाओं द्वारा पूजे जाने वाले आदर्श हैं। क्या राणा प्रताप, बॉस राणा प्रताप? चेतना बहुत खुश हुई। वह राणा प्रताप की प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थी। वास्तव में, जैसा कि आदित्य जोशी ने कहा, अगर वह बॉस राणा प्रताप द्वारा सराही जा सकती है, अर्जुन कपूर से निपटने की बात तो दूर, चैन परिवार की युवा पीढ़ी के बीच भी उसकी स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। आदित्य, तुम बॉस राणा प्रताप से मिलने जा रही हो, क्या तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना ठीक नहीं लगेगा? हालांकि चेतना सीधे सहमत होना चाहती थी, फिर भी उसने कमजोर होने का नाटक किया और आदित्य जोशी के लिए नहीं जाना चाहा। कोई बात नहीं, ये देखकर आदित्य जोशी जल्दी से बोले। चेतना ने जो कहा वह सही था। अचानक किसी बाहरी व्यक्ति को ले जाना वास्तव में अच्छा नहीं था, लेकिन चेतना की कमजोर उपस्थिति को देखकर आदित्य जोशी भूल गए कि यह अच्छा है या नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य। चेतना ने आदित्य जोशी का हाथ थामा और धन्यवाद दिया। मैं राणा प्रताप जैसे बड़े आदमी से कभी नहीं मिली। जब मैं आज उनसे मिलूं तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। चेतना का कोमल हाथ थामते हुए आदित्य जोशी की धड़कन तेजी से बढ़ गई। कोई बात नहीं, ये सब छोटी बातें हैं, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा, निश्चित रूप से। आदित्य जोशी बार बार सिर हिलाया। समय बीत जाता है। दोपहर में अर्जुन कपूर अपनी नई कार, एक विशेष रूप से बनाई गई रोल्स रॉयस फैंटम चलाकर सीधे राणा प्रताप के एस्टेट के लिए रवाना हुए। दूसरी तरफ चेतना और आदित्य जोशी भी निकल पड़े। चैप्टर 26। दोनों करीब थे, लेकिन दोनों पक्ष अभी भी करीब थे। क्योंकि यह करीब था, चेतना और आदित्य जोशी राणा प्रताप के एस्टेट के सामने पहले पहुंचे। आदित्य जोशी ने कार रोकी और चेतना स्पष्ट रूप से बहुत घबराई हुई थी और कार से उतरने में थोड़ी डरी हुई थी। आखिरकार राणा प्रताप मुंबई में एक तानाशाह थे और अपनी निर्ममता के लिए जाने जाते थे। इस बार वह अचानक आदित्य जोशी के पीछे पीछे आई थी। कौन जानता है कि राणा प्रताप उसे देखकर गुस्सा करेंगे या नहीं। अगर राणा प्रताप गुस्सा हो गए तो वह क्या करेंगे, कहना मुश्किल है। वह जितना सोचती थी, चेतना उतना ही डरी हुई महसूस करती थी। चेतना, कोई मनोवैज्ञानिक बोझ महसूस मत करो। मैं बॉस राणा प्रताप को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं बॉस राणा प्रताप के सामने तुम्हारे बारे में कुछ अच्छी बातें कहूंगा और बॉस राणा प्रताप निश्चित रूप से तुमसे अच्छे प्रभाव डालेंगे। उस समय अर्जुन कपूर से निपटना बहुत आसान होगा, है ना? ये सिर्फ बॉस राणा प्रताप के शब्दों की बात है। आदित्य जोशी ने सांत्वना दी। ये सही है। चेतना ने सिर हिलाया। जब अर्जुन कपूर को सबक सिखाने की बात आई तो चेतना को बहुत बेहतर महसूस हुआ। वह अब सबसे ज्यादा जो करना चाहती थी वह अर्जुन कपूर को कड़ी सजा देना था। अगर वह अर्जुन कपूर को कड़ी सजा दे सकती है, अर्जुन कपूर को घुटने टेककर परिवार के सामने अपनी गलतियां स्वीकार करने दे और हैदराबाद रेड्डी परिवार की बेटी से शादी कर ले, तो उसके दादाजी निश्चित रूप से उसे नई नज़र से देखेंगे और कपूर परिवार में उसे अधिक शक्ति देंगे ताकि उसका भविष्य और उज्जवल हो सके। अर्जुन कपूर आगे बढ़ने के लिए उसका पत्थर था और उसे उससे निपटना ही होगा। एक गहरी सांस लें। चेतना और आदित्य जोशी कार से उतर गए। मुंबई में एक बड़े बॉस के रूप में राणा प्रताप के कई दुश्मन हैं, इसलिए राणा प्रताप के एस्टेट के सामने कई अंगरक्षक पहरा दे रहे हैं। आदित्य जोशी आगे बढ़े और अग्रणी अंगरक्षक कप्तान से विनम्रता से कहा,
नमस्ते, कृपया सूचित करें कि जोशी परिवार की तीसरी पीढ़ी आदित्य जोशी बिग बॉस राणा प्रताप से मिलने आए हैं। जोशी परिवार, यहाँ इंतजार करें। अंगरक्षक कप्तान ने आदित्य जोशी को देखा, फिर सूचित करने के लिए एस्टेट के अंदर चला गया। क्या अभी भी सूचित करने की आवश्यकता है? चेतना थोड़ी निराश हुई। उसने सोचा कि आदित्य जोशी अंदर जाकर सीधे बिग बॉस राणा प्रताप को देख सकते हैं। सूचित करना सिर्फ एक प्रक्रिया है। बिग बॉस राणा प्रताप निश्चित रूप से मुझसे मिलेंगे, आदित्य जोशी ने आत्मविश्वास से कहा। जब आदित्य जोशी और चेतना इंतजार कर रहे थे, एक बिल्कुल नई रोल्स रॉयस फैंटम धीरे धीरे उनके बगल में रुक गई। फिर एक व्यक्ति जिसकी चेतना ने कभी उम्मीद नहीं की थी, रोल्स रॉयस फैंटम से शान से उतरा। अर्जुन कपूर यहाँ है। एक नई रोल्स रॉयस फैंटम। चेतना ने आश्चर्य से अर्जुन कपूर की नई कार को देखा और ईर्ष्या से भर गई। उनके कपूर परिवार में केवल कुछ चाचा ही इस स्तर की लग्जरी कारों के मालिक हो सकते थे और उनके लिए, युवा पीढ़ी के लिए, उनके पास होना असंभव था। अनपेक्षित रूप से अपने कपूर परिवार से संबंध तोड़ने के बाद अर्जुन कपूर न केवल अधिक कंगाल और गरीब नहीं हुआ, बल्कि इसके बजाय आसमान छू गया, करोड़ों की पटेक फिलिप पहने हुए और करोड़ों की रोल्स रॉयस चला रहा था। यह उनके कपूर परिवार के युवा पीढ़ी के पहले व्यक्ति अर्जुन कपूर के जीवन से भी बेहतर है। एक बेकार आदमी जो गिगोलो खाता है। क्योंकि वह अर्जुन कपूर से बहुत ईर्ष्यालु और नाराज थी, चेतना अर्जुन कपूर पर अन्य जगहों से व्यंग्य नहीं कर सकी, बल्कि केवल गिगोलो से ही कर सकी। आखिरकार उसकी और कपूर परिवार के अन्य सदस्यों की नज़र में अर्जुन कपूर के पास अब जो कुछ भी है, वह इसलिए है क्योंकि वह पटेल समूह से गिगोलो खाता है। क्या इस लड़के ने ये रोल्स रॉयस फैंटम गिगोलो खाकर हासिल किया? चेतना की बात सुनकर आदित्य जोशी ने असमंजस में पूछा। वह केवल 3 या 4 मिलियन युआन की बेंटले कॉन्टिनेंटल चलाता है, लेकिन कपूर परिवार से संबंध तोड़ने वाले इस परित्यक्त युवक ने वास्तव में एक रोल्स रॉयस चलाए। हाँ, न केवल ये रोल्स रॉयस, बल्कि उसकी अन्य लैम्बोर्गिनी और पटेक फिलिप जो वह पहनता है, वह सब उसे गिगोलो खाकर मिला है। चेतना ने अपने दांत पीसते हुए कहा। क्या? आदित्य जोशी इसे और नहीं सह सके। इस समय वह अर्जुन कपूर से बेहद ईर्ष्यालु थे। उसे गिगोलो खाकर एक रोल्स रॉयस, एक लैम्बोर्गिनी और यहाँ तक कि एक पटेक फिलिप भी मिली। ये हमारी पीढ़ी के लिए बस एक रोल मॉडल है। एक पल में आदित्य जोशी ने अपने दिल में अर्जुन कपूर की प्रशंसा की। बड़े भाई, तुमने ये कैसे किया? मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ। आखिरकार गिगोलो वास्तव में अच्छे हैं। लेकिन चेतना के सामने आदित्य जोशी को अर्जुन कपूर को नीचा दिखाने का नाटक करना पड़ा। हाँ, वह वास्तव में एक बेकार है। आदित्य जोशी ने अपना मुंह खोला। वास्तव में वह जो कहना चाहते थे वह ये था कि अर्जुन कपूर एक भगवान हैं। अर्जुन कपूर, क्या ये भी कोई जगह है जहां तुम आ सकते हो? चेतना ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। अगर तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकता? क्या ये तुम्हारा घर है? अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। तुम शायद बॉस राणा प्रताप से मिलने आए हो। दुर्भाग्य से बॉस राणा प्रताप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनसे तुम, कपूर परिवार के एक परित्यक्त पुत्र, मिल सकते हो। चेतना को खुश करने के लिए आदित्य जोशी भी गूंजे। सच कहूं तो आदित्य और बॉस राणा प्रताप एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। अब वे परिवार के अंगरक्षक रिपोर्ट करने के लिए अंदर गए हैं। हम थोड़ी देर में बॉस राणा प्रताप से मिल सकेंगे और तुम, अर्जुन कपूर, केवल गेट के सामने दयनीय रूप से खड़े रह सकते हो और कभी अंदर नहीं जा पाओगे। चेतना ने गर्व से कहा। तभी अंगरक्षकों का कप्तान, जो अभी रिपोर्ट करने के लिए अंदर गया था, वापस आ गया। देखो अर्जुन कपूर, हम अंदर जाने वाले हैं। चेतना ने अपने कपड़े ठीक किए, आदित्य जोशी का हाथ थामा और राणा प्रताप के एस्टेट में प्रवेश करने की तैयारी की। हमारे बॉस ने कहा कि आज उनके पास महत्वपूर्ण काम है और वह किसी मेहमान से नहीं मिलेंगे। हालांकि अंगरक्षक कप्तान के शब्दों ने चेतना और आदित्य जोशी को हक्का बक्का कर दिया। कोई मेहमान नहीं देख रहा। वे नहीं देख सकते, बॉस राणा प्रताप को नहीं देख सकते। आदित्य जोशी स्तब्ध रह गए और चेतना का चेहरा लाल हो गया, बेहद शर्मिंदा। उसने अभी अर्जुन कपूर के सामने दिखावा करना समाप्त किया था और परिणाम ये था। हम अंदर नहीं जा सकते, हम बॉस राणा प्रताप को नहीं देख सकते और अर्जुन कपूर भी उन्हें नहीं देख सकता। चेतना ने अपने दिल में खुद को सांत्वना दी। उसके बगल में अर्जुन कपूर आगे बढ़ा और अंगरक्षक कप्तान के सामने भी आ गया। मैं राणा प्रताप, बॉस राणा प्रताप से मिलना चाहता हूँ, अर्जुन कपूर ने कहा। अर्जुन कपूर की बात सुनकर अंगरक्षक कप्तान तुरंत अधीर हो गया। क्या उसने अभी नहीं कहा था कि उनके बॉस आज किसी मेहमान से नहीं मिलेंगे? इस लड़के के कान, क्या ये परेशानी मोल लेना और डांट मांगना नहीं है? उसके बगल में चेतना ने खुशी से बड़बड़ाया। अर्जुन कपूर को अंगरक्षक कप्तान द्वारा भगाए जाने का इंतजार कर रही थी। अंगरक्षक कप्तान अर्जुन कपूर को डांटने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, अर्जुन कपूर ने अपनी जेब से एक निमंत्रण निकाला और उसे सौंप दिया। अंगरक्षक कप्तान ने निमंत्रण लिया और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। क्या ये तुम हो?
अर्जुन कपूर के प्रति अंगरक्षक कप्तान का रवैया तुरंत बेहद सम्मानजनक हो गया। कृपया। अगले ही पल चेतना और आदित्य जोशी की आश्चर्यचकित नज़रों के सामने अंगरक्षक कप्तान ने अर्जुन कपूर को सम्मानपूर्वक अंदर आमंत्रित किया। चैप्टर 27। दोनों बहुत व्यस्त थे और दोनों बहुत व्यस्त थे। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन कपूर अंदर कैसे गया? क्या अंगरक्षक कप्तान ने अभी नहीं कहा था कि राणा प्रताप के पास आज महत्वपूर्ण काम है और वह किसी मेहमान से नहीं मिलेंगे? अर्जुन कपूर अब अंदर कैसे गया और वे दयनीय रूप से गेट पर ही रोक दिए गए। राणा प्रताप बॉस से मिलने की बात तो दूर, वे उनके एस्टेट में भी नहीं घुस सके। क्या हो रहा है? चेतना का चेहरा पीला पड़ गया और वह वास्तव में यह नहीं समझ पा रही थी। अंत में चेतना ने सारी जिम्मेदारी आदित्य जोशी पर डाल दी। तुमने ये कैसे किया? चेतना ने असंतुष्ट होकर पूछा। मैं नहीं जानता कि यह कैसे होगा। वह आदमी अंदर कैसे गया? आदित्य जोशी ने बेबसी से कहा। अर्जुन कपूर, एक परित्यक्त युवक जिसने हमारे कपूर परिवार से संबंध तोड़ लिया और एक बेकार जो केवल दिया पटेल के सहारे जी सकता है, वह अंदर कैसे जा सकता है? तुम जोशी परिवार के प्रत्यक्ष वंशज हो। चेतना ने जारी रखा। तुमने क्या कहा? अर्जुन कपूर दिया पटेल के सहारे जीता है। आदित्य जोशी चौंक गया। उसने दिया पटेल को पहले देखा था। वह पटेल समूह की बेटी थी और बेहद खूबसूरत थी। वह चेतना की तुलना में कहीं अधिक थी। अभी चेतना ने कहा कि अर्जुन कपूर एक महिला के सहारे जीता है। आदित्य जोशी ने सोचा कि अर्जुन कपूर 60 या 70 साल की महिला के सहारे जीता है। अब चेतना ने उसे बताया कि अर्जुन कपूर दिया पटेल के सहारे जीता है। यह महिला बहुत स्वादिष्ट है। अगर वह दिया पटेल के सहारे जी सकता तो वह अपने सपनों में भी मुस्कुराता हुआ उठता। उसके लिए जोशी परिवार से संबंध तोड़ना भी असंभव नहीं होता। तुम्हें किसने पूछा? मैं तुमसे पूछ रही हूं कि तुम अंदर क्यों नहीं जाते? चेतना ने डांटा। बकवास। अर्जुन कपूर वास्तव में मेरी पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल, आदर्श और भगवान है। लेकिन इस समय आदित्य जोशी चेतना की बातों को नहीं सुन सका। उसका दिमाग अर्जुन कपूर की पूजा से भरा हुआ था। मिस्टर जोशी, क्या तुमने मेरी बात सुनी? तुम बड़े बॉस राणा प्रताप को देख सकते हो, है ना? हम यहाँ क्यों रोके गए हैं? चेतना ने फिर से डांटा। मुझे डांटने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम बड़े बॉस राणा प्रताप को नहीं देख सकती तो यह मेरी समस्या नहीं है। अगर तुम में हिम्मत है तो जाकर खुद उनसे मिलो, आदित्य जोशी ने अधीरता से कहा। तुम्हारा रवैया क्या है? चेतना स्तब्ध रह गई। आदित्य जोशी उसका प्रेमी था। उसकी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह बात करने की? तुम क्या कह रही हो? दूर जाओ, मैं तुम्हें और नहीं देखना चाहता। मैं यहाँ अपने आदर्श का इंतजार करना चाहता हूँ। मैं उसका छोटा भाई बनना चाहता हूँ। आदित्य जोशी ने एस्टेट में अर्जुन कपूर की पीठ को बहुत प्रशंसा के साथ देखा। इस समय उसने अर्जुन कपूर की हद से ज्यादा प्रशंसा की। वह अर्जुन कपूर का छोटा भाई बनना चाहता था। जब तक वह अर्जुन कपूर का आधा नहीं, 5वां हिस्सा नहीं, यहाँ तक कि 10वां हिस्सा भी सीख सकता, ये ठीक होगा। वह चेतना का पीछा करने में बहुत आलसी था, जो एक ग्रीन टी गलती और दिखने में औसत थी। अब उसका लक्ष्य और ऊंचा था। चेतना गुस्से से तिलमिला उठी। पहले उसे अर्जुन कपूर ने थप्पड़ मारा था और अब उसके प्रेमी ने उससे ऐसा कहा। चेतना का चेहरा वास्तव में खो गया था। तुम इंतजार करो। चेतना गुस्से से तिलमिला उठी और टैक्सी लेकर चली गई। केवल आदित्य जोशी अपने आदर्श अर्जुन कपूर का इंतजार कर रहा था। एस्टेट में अंगरक्षकों के कप्तान के नेतृत्व में अर्जुन कपूर सबसे अंदरूनी हिस्से में चला गया। अभी अंगरक्षकों के कप्तान ने इंटरकॉम के माध्यम से अंदर सूचित किया था। ये जानकर कि वांगजियांग मंडप का बॉस आ गया है, राणा प्रताप व्यक्तिगत रूप से अर्जुन कपूर का स्वागत करने के लिए बाहर आए। जब राणा प्रताप ने देखा कि अर्जुन कपूर इतना युवा है तो वह भी चौंक गए। वांगजियांग मंडप के नए बॉस अर्जुन कपूर ने परिचय दिया। वेई की सुरक्षा कंपनी के बॉस राणा प्रताप भी बोले। उसके बाद राणा प्रताप ने पहल की और अपना हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाना चाहा। अर्जुन कपूर ने भी अपना हाथ बढ़ाया और राणा प्रताप से हाथ मिलाया। ये सिर्फ इतना था कि जैसे ही उनके हाथ छुए, राणा प्रताप ने अचानक जोर लगाया, जैसे कि वह अर्जुन कपूर को, जिनसे वह अभी मिले थे, एक चेतावनी देना चाहते हों। सच कहूं तो राणा प्रताप ने अर्जुन कपूर को नहीं, अधिक सटीक रूप से वांगजियांग मंडप के नए बॉस को मेहमान बनने के लिए आमंत्रित किया और यह अच्छी नीयत से नहीं था। मुंबई में एक बड़े बॉस के रूप में राणा प्रताप ने भी वांगजियांग मंडप पर अपनी नज़रें गड़ाई थीं। अगर वह वांगजियांग मंडप पर कब्जा कर सकते, मुंबई के नंबर 1 रेस्तरां का अधिग्रहण उनके उद्योग के विकास में बहुत मददगार होगा। आज उन्होंने अर्जुन कपूर को केवल अर्जुन कपूर की ताकत का परीक्षण करने के लिए आने के लिए आमंत्रित किया। अगर अर्जुन कपूर में वास्तव में कोई ताकत नहीं है तो वह कार्रवाई करेंगे। राणा प्रताप का सामना करते हुए जिन्होंने अचानक जोर लगाया, अर्जुन कपूर की अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत भी बढ़ाई। हालांकि राणा प्रताप एक नायक थे जिन्होंने अपनी वर्तमान
स्थिति तक पहुंचने के लिए कदम दर कदम कड़ी मेहनत की थी और बहुत कुशल थे, लेकिन वह खुद से एक शीर्ष लड़ाई मास्टर से मेल खाने से बहुत दूर थे। अब ऐसा लगता है कि पहले शीर्ष लड़ाई कौशल प्राप्त करने का उनका पिछला चुनाव एक बेहद सही चुनाव था। जैसे ही अर्जुन कपूर ने जोर लगाया, राणा प्रताप को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। राणा प्रताप इस तरह अर्जुन कपूर से हारने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने फिर से जोर लगाया। दुर्भाग्य से, चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत की, वह अंत में अपने दांत पीसते रहे और उनका शरीर थोड़ा कांप गया, लेकिन वह अर्जुन कपूर को नहीं हरा सके। अर्जुन कपूर वहां शांति से खड़े थे, मानो अप्रभावित हों। मिस्टर कपूर की ताकत अद्भुत है। राणा प्रताप आश्वस्त हैं। अंत में राणा प्रताप इसे और नहीं सह सके और उन्होंने स्वेच्छा से हार स्वीकार कर ली। मैंने मिस्टर कपूर को कम आंका। किसी और बात को छोड़ दें, मिस्टर कपूर के कौशल और ताकत सरल नहीं हैं। राणा प्रताप की बात सुनकर अर्जुन कपूर ने जोर लगाना छोड़ दिया। पहले दौर में अर्जुन कपूर जीत गया। कृपया, राणा प्रताप ने निमंत्रण का इशारा किया और अर्जुन कपूर को अंदर आमंत्रित किया। इस समय लिविंग रूम में चांदी के फ्रेम वाले चश्मे और एक सौम्य रूप वाला एक आदमी था। मैं तुम्हें मिलवाता हूँ, यह मेरा सहायक समीर पटेल, मिस्टर पटेल है, राणा प्रताप ने कहा। अर्जुन कपूर ने इस समीर पटेल के बारे में थोड़ा सुना था। हालांकि उन्हें सहायक कहा जाता था, समीर पटेल राणा प्रताप के सैन्य सलाहकार की तरह अधिक थे। अर्जुन कपूर और समीर पटेल ने एक दूसरे को सिर हिलाकर अभिवादन किया और एक दूसरे को जाना। जैसे ही वह बैठे, राणा प्रताप ने अर्जुन कपूर का औपचारिक रूप से परीक्षण करना शुरू करने की योजना बनाई। अभी यह सिर्फ एक एपेटाइजर था, कुछ नहीं। अब असली बात है। मिस्टर कपूर, आप राणा प्रताप के एस्टेट के बारे में क्या सोचते हैं? राणा प्रताप ने पूछा। अच्छा है, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। राणा प्रताप का एस्टेट वास्तव में अच्छा था। अगर मौका मिला तो अर्जुन कपूर भी एक बड़ा एस्टेट बनाना चाहेंगे। मिस्टर कपूर, आप बहुत दयालु हैं। मेरा एस्टेट वास्तव में बहुत साधारण है और काफ़ी बड़ा नहीं है। मैं आसपास के 2 किलोमीटर को खरीदकर एस्टेट का विस्तार करने की योजना बना रहा हूँ, राणा प्रताप ने कहा। वैसे समीर पटेल, आसपास के 2 किलोमीटर को खरीदने में कितना खर्च आएगा? राणा प्रताप ने समीर पटेल की ओर देखा। अनुमान है कि 10 अरब से अधिक होगा, समीर पटेल ने अनुमान लगाया। केवल 10 अरब से अधिक, थोड़ी सी रकम, लेकिन ये हमारे समूह का कुछ महीनों का मुनाफा है, राणा प्रताप ने बड़ी शान से कहा। उनके बगल में अर्जुन कपूर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बस अपने दिल में शिकायत की 10 अरब से अधिक, ये वास्तव में एक छोटी सी रकम है, लेकिन ये सिर्फ मेरी दैनिक कमाई है। ये देखकर कि अर्जुन कपूर उनकी वित्तीय संसाधनों से चकित नहीं लग रहे हैं, राणा प्रताप ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। चैप्टर 28। दोनों बहुत व्यस्त थे और दोनों बहुत व्यस्त थे। वैसे समीर पटेल, मैंने जिस मास्टर कार्ड ब्लैक कार्ड के लिए आवेदन किया था, उसका क्या हुआ? राणा प्रताप ने समीर पटेल की ओर फिर से देखा। बॉस, इसे समीक्षा के लिए लगभग आधा महीना हो गया है। मुझे लगता है कि यह लगभग हो गया होगा। आपकी संपत्ति के साथ आवेदन पास करने में कोई समस्या नहीं होगी। समीर पटेल सहमत हुए। वह अच्छी तरह जानते थे कि बॉस क्या करना चाहते हैं। चेन फैन का परीक्षण करने के ये विचार वही थे जो उन्होंने पहले राणा प्रताप को बताए थे। ये ठीक है, राणा प्रताप ने संतोष के साथ सिर हिलाया और फिर अर्जुन कपूर की ओर देखा। मिस्टर कपूर, क्या आपने मास्टर कार्ड ब्लैक कार्ड के लिए आवेदन किया है? लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कपूर जवाब दे पाते, उनका सेल फोन अचानक बज उठा। अर्जुन कपूर ने देखा कि यह एक अपरिचित नंबर है और उन्होंने आश्चर्य से फोन उठाया। माफ़ कीजिए, क्या यह मिस्टर अर्जुन कपूर हैं? दूसरी तरफ से एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी की आवाज़ आई। मैं अर्जुन कपूर हूँ, आप कौन हैं? प्रिय मिस्टर अर्जुन कपूर, नमस्कार, मैं प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत के घरेलू नेताओं में से एक हूँ। क्योंकि आप हमारे प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत मास्टर कार्ड ब्लैक कार्ड के मालिक बन गए हैं, बैंक ने मुझे आपका बैंक बटलर बनने के लिए नियुक्त किया है। दूसरी तरफ के आदमी ने अपना परिचय दिया। ओह, आप प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत द्वारा मुझे सौंपा गया बटलर हैं। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और दूसरी पार्टी की पहचान समझी। हम उनके बगल में राणा प्रताप और समीर पटेल दोनों अर्जुन कपूर की बातें सुनकर जम गए। क्या उन्होंने कुछ समय पहले विभिन्न ब्लैक कार्डों का अध्ययन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत की जानकारी भी देखी थी। विभिन्न ब्लैक कार्डों के भी अलग अलग स्तर होते हैं। ऑल कंट्री का प्रथम रॉयल बैंक का ब्लैक कार्ड शीर्ष ब्लैक कार्डों में से एक है, जबकि राणा प्रताप द्वारा आवेदन किए गए ब्लैक कार्ड को केवल मध्यम स्तर का ब्लैक कार्ड माना जा सकता है, जिसकी ऑल कंट्री के प्रथम रॉयल बैंक के ब्लैक कार्ड से कभी तुलना नहीं की जा सकती। इनमें से अधिकांश विश्व स्तरीय ब्लैक कार्ड आमंत्रण आधारित होते हैं और आप उनके लिए स्वयं आवेदन नहीं कर सकते। प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत ने अब अर्जुन कपूर को एक बटलर क्यों सौंपा? क्या मामला है? क्या अर्जुन कपूर और प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत के बीच कोई महत्वपूर्ण सहयोग है? राणा प्रताप और समीर पटेल थोड़े भ्रमित थे।
फोन के दूसरी तरफ अर्जुन कपूर की बातें सुनने के बाद आदमी ने वादा किया। जी हाँ मिस्टर कपूर, यदि आपके कोई निर्देश हों तो आप मुझसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। जब तक आप कहेंगे, हमारा बैंक आपकी किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। अर्जुन कपूर ने दूसरी पार्टी के साथ संक्षिप्त बातचीत करने के बाद फोन काट दिया। ये देखकर राणा प्रताप पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सके। मिस्टर कपूर, प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत के साथ आपका क्या संबंध है? उन्होंने आपको एक बटलर क्यों सौंपा? क्योंकि मैं सिर्फ प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत का एक ब्लैक कार्ड उपयोग करता हूं, कुछ खास नहीं। अर्जुन कपूर ने शांति से उत्तर दिया। क्या? राणा प्रताप तुरंत अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उनके बगल में, यहाँ तक कि समीर पटेल, जो हमेशा बहुत शांत रहते थे, इस समय हक्के बक्के रह गए। मिस्टर कपूर प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत के ब्लैक कार्ड उपयोग करता है? राणा प्रताप बेहद आश्चर्यचकित थे। क्या इसे अभी भी कोई विशेष कारण नहीं कहा जाता है? ये बहुत खास है। उनके पूरे जोंघाई प्रांत में, जियांगजो शहर को तो छोड़ ही दें, शायद प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत का एक भी ब्लैक कार्ड उपयोग करता न हो। लेकिन अब मिस्टर कपूर ने खुद को बताया कि वह प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत के ब्लैक कार्ड उपयोग करता है। ये पहचान बहुत शक्तिशाली है। यह उल्लेख नहीं है कि उनके मास्टर कार्ड ब्लैक कार्ड के लिए अभी तक आवेदन भी नहीं किया गया है, यहाँ तक कि अगर इसे आवेदन भी किया जाता है तो ये दूसरों जितना अच्छा नहीं है। तुरंत राणा प्रताप को शर्मिंदगी महसूस हुई। वह भी दूसरों के सामने अपनी संपत्ति का दिखावा करना चाहते थे। ये कितना हास्यास्पद है। प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत का ब्लैक कार्ड उपयोगकर्ता बनने के लिए अर्जुन कपूर बेहद अमीर होने चाहिए। राणा प्रताप भावनाओं से भर गए। नहीं तो वांगजियांग मंडप के मामले को भूल जाओ। प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत के ब्लैक कार्ड उपयोगकर्ताओं के साथ गड़बड़ करना निश्चित रूप से आसान नहीं है। राणा प्रताप ने समीर पटेल को एक अर्थपूर्ण संकेत दिया। समीर पटेल समझ गए कि राणा प्रताप का क्या मतलब है, लेकिन वह अभी भी हार नहीं मानना चाहते थे। अंत में समीर पटेल ने एक फैसला किया। वह अर्जुन कपूर को एक आखिरी बार परखना चाहते थे। अगर परीक्षण से पता चला कि अर्जुन कपूर की ताकत वास्तव में भयानक थी, तो वे हार मान लेंगे। मिस्टर कपूर, बॉस आपके बॉस के एस्टेट में आने के लिए बहुत आभारी हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मिस्टर कपूर कहाँ रहते हैं? अगली बार हम मिस्टर कपूर से भी मिलेंगे, समीर पटेल ने विनम्रता से पूछा। स्वाभाविक रूप से उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अर्जुन कपूर से सीधे उनकी ताकत और उनके पास कितना पैसा है इसके बारे में पूछें, इसलिए वह केवल एक तरफ से हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति कहाँ रहता है, इससे बहुत सी बातें पता चलती हैं। मैं यूजिंग विला के विला नंबर 8 में रहता हूँ, अर्जुन कपूर ने लापरवाही से उत्तर दिया। यूजिंग विला का विला नंबर 8? राणा प्रताप और समीर पटेल के चेहरे बुरी तरह बदल गए। उन्होंने सुना था कि यूजिंग विला के विला नंबर 8 का मालिक एक बेहद रहस्यमयी बड़ा आदमी था। अनपेक्षित रूप से रहस्यमयी बड़ा आदमी उनके सामने मिस्टर कपूर थे। बहुत बढ़िया, मिस्टर कपूर वास्तव में यूजिंग विला में रहते हैं। वह वास्तव में कम उम्र के और होनहार हैं। मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। समीर पटेल खड़े हो गए और सम्मानपूर्वक कहा। इस समय उनके मन में अर्जुन कपूर को परखने का कोई विचार नहीं रह गया था। यूजिंग विला के विला नंबर 8 के मालिक, जिनके पास प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत का ब्लैक कार्ड था, वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनका परीक्षण करने के लिए वह योग्य थे। मिस्टर कपूर अद्भुत हैं। राणा प्रताप मदद नहीं कर सके, लेकिन बोले। यहाँ तक कि उन्हें अर्जुन कपूर की 2 पहचानों से ईर्ष्या हो रही थी। इस समय राणा प्रताप की हिम्मत नहीं हुई कि वह अर्जुन कपूर को नीचा दिखाए। राणा प्रताप ने व्यक्तिगत रूप से अर्जुन कपूर के लिए चाय डाली। अब कोई बड़ा बॉस रवैया नहीं दिखाया, जैसे कि वह अर्जुन कपूर के साथ बराबरी के स्तर पर दोस्ती करना चाहते हों। अचानक सिस्टम की आवाज आई। डिंग। राणा प्रताप के निमंत्रण को स्वीकार करें और उनके एस्टेट में चाय पीने जाएं। बधाई हो, अंबानी समूह के 8% शेयर प्राप्त हुए। शेयर खरीद अनुबंध आपके विला के अध्ययन में रखा गया है, कृपया इसे देखें। बधाई हो, 51 अनुभव अंक प्राप्त हुए। कार्य पूरा हो गया है और अंबानी समूह के 8% शेयर सफलतापूर्वक प्राप्त हो गए हैं। इस समय अर्जुन कपूर के पास पहले से ही अंबानी समूह के 20% शेयर हैं और अंबानी समूह का 5वां हिस्सा अर्जुन कपूर का है। कार्य पूरा होने के साथ अर्जुन कपूर की कुल संपत्ति भी सफलतापूर्वक 7 अरब के आंकड़े को पार कर गई है। अर्जुन कपूर के अरबपति बनने में अब ज़्यादा देर नहीं है। उसके बाद अर्जुन कपूर ने राणा प्रताप के साथ थोड़ी देर बातचीत की और राणा प्रताप ने भी अर्जुन कपूर को आज रात अपने यहाँ रात का खाना खाने के लिए गर्मजोशी से आमंत्रित किया। माफ़ कीजिए बॉस राणा प्रताप, मेरी आज रात दूसरी योजनाएं हैं। अर्जुन कपूर ने माफ़ी मांगी। उन्हें आज रात अंबानी समूह के सबसे बड़े शेयरधारक अजय शर्मा से मिलना था। दूसरी पार्टी को उनसे किसी महत्वपूर्ण बात पर बात करनी थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली बार मैं मिस्टर कपूर को यहाँ रात के खाने पर आमंत्रित करूँगा। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर कपूर अगली बार मना नहीं करेंगे, राणा प्रताप ने थोड़े निराश होकर कहा।
जब अर्जुन कपूर जाने वाले थे तो राणा प्रताप ने स्वेच्छा से अर्जुन कपूर की संपर्क जानकारी ले ली। राणा प्रताप अभी भी जियांगजोऊ में शक्तिशाली हैं। यदि मिस्टर कपूर को भविष्य में किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। राणा प्रताप ने जानबूझकर अर्जुन कपूर के प्रति सद्भावना दिखाई, जाहिर तौर पर दोस्ती करना और अर्जुन कपूर के करीब आना चाहते थे। धन्यवाद बॉस राणा प्रताप। चूंकि वह इतने विनम्र थे, अर्जुन कपूर को स्वाभाविक रूप से विनम्र होना पड़ा। एक जियांगजोऊ बॉस के प्रभाव को कम मत समझो। अंत में राणा प्रताप ने व्यक्तिगत रूप से अर्जुन कपूर को एस्टेट से बाहर भेजा। जैसे ही अर्जुन कपूर एस्टेट के गेट से बाहर निकले, अचानक एक काली छाया उन पर झपटी। चैप्टर 29। दोनों बहुत गुस्से में थे और आपस में लड़ रहे थे। जैसे ही अर्जुन कपूर और राणा प्रताप ने सोचा कि वे कुछ हथियारों से भिड़ गए हैं और खतरे में हैं, एक मज़ेदार दृश्य हुआ। आदर्श, मेरे आदर्श, आखिरकार मैंने तुम्हें देख लिया। काली छाया जो झपटी सीधे जमीन पर गिर गई, अर्जुन कपूर की जान को गले लगाया और उत्साह से बोली। अर्जुन कपूर की जान को गले लगाने वाले मोटे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखने के बाद राणा प्रताप बोले, आदित्य जोशी। नमस्ते बॉस राणा प्रताप। आदित्य जोशी ने राणा प्रताप को नमस्कार करने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन फिर भी अर्जुन कपूर की जान को गले लगाए रहा। आदित्य जोशी, क्या तुम अमीर जोशी परिवार से हो? अर्जुन कपूर ने आदित्य जोशी को देखा। हाँ आदर्श। आदित्य जोशी ने प्रशंसा से अर्जुन कपूर को देखा और बार बार सिर हिलाया। क्या आदर्श, तुम पहले उठो, अर्जुन कपूर बोले। एक आदमी द्वारा गले लगाए जाने पर अर्जुन कपूर को बहुत अजीब लगा। ठीक है, चूंकि आदर्श ने कहा था, आदित्य जोशी तुरंत खड़ा हो गया और अपने कपड़े ठीक किए। नमस्ते आदर्श, मैं आदित्य जोशी हूँ, जोशी परिवार का प्रत्यक्ष वंशज। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ और आपका छोटा भाई बनना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मना नहीं करेंगे। आदित्य जोशी गंभीरता से बोले। मेरा छोटा भाई बनने के लिए, अगर मुझे सही से याद है, तो तुम्हें चेतना के साथ होना चाहिए, है ना? अर्जुन कपूर बोले। उन्होंने अभी इस आदित्य जोशी और चेतना को एक साथ देखा था। वह आदर्श, मुझे पहले चेतना ग्रीन टी गर्ल ने मूर्ख बनाया था, इसलिए मैं महान व्यक्ति को नहीं पहचान सका और आपको आदर्श को नाराज कर दिया। मैं वास्तव में माफ़ी चाहता हूँ। आदित्य जोशी ने अर्जुन कपूर को झुककर माफ़ी मांगी। कृपया मुझे अपने छोटे भाई के रूप में स्वीकार करें, आदित्य जोशी ने ईमानदारी से कहा। ये दृश्य देखकर उनके बगल में राणा प्रताप की आदित्य जोशी के बारे में राय और भी ऊंची हो गई। इस बच्चे की अच्छी दृष्टि है। अब वह जानता है कि मिस्टर कपूर के करीब कैसे जाना है। उसकी अच्छी दृष्टि है। मेरा छोटा भाई बनना। मेरी फिलहाल छोटे भाई स्वीकार करने की कोई योजना नहीं है, अर्जुन कपूर ने मना कर दिया। मैं इस आदित्य जोशी को नहीं जानता। वह भी चेतना के साथ था और वह अमीर जोशी परिवार का प्रत्यक्ष सदस्य भी है। ऐसा व्यक्ति अचानक उसका छोटा भाई बनना चाहता है। कौन जानता है कि उसका क्या उद्देश्य है और वह क्या सोच रहा है। अर्जुन कपूर द्वारा अस्वीकार किए जाने पर आदित्य जोशी अचानक मुरझा गया और उसे बहुत खोया हुआ महसूस हुआ। अर्जुन कपूर और राणा प्रताप के अलविदा कहने के बाद वे चले गए। मूल स्थान पर केवल व्यथित आदित्य जोशी और राणा प्रताप ही बचे थे। आदित्य जोशी की हालत देखकर राणा प्रताप मदद नहीं कर सके, लेकिन बोले, बच्चे, तुम्हारी अच्छी दृष्टि है और तुम जानते हो कि मिस्टर कपूर के करीब कैसे जाना है, लेकिन तुम उनके छोटे भाई बनना चाहते हो, लेकिन तुम सिर्फ कहते हो, बिना किसी कार्रवाई या अभिव्यक्ति के। जब तुम पहले मुझसे मिलने आते थे तो तुम हमेशा हर तरह के महंगे उपहार लाते थे। अब तुम मिस्टर कपूर का छोटा भाई बनना चाहते हो, बस कह दो। दूसरे तुम्हें जोशी परिवार के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में सम्मान दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पहचान मिस्टर कपूर के सामने व्यर्थ है। क्या? राणा प्रताप की बात सुनकर आदित्य जोशी को अचानक एहसास हुआ कि वह समझ गया है। वास्तव में वह उसका छोटा भाई बनना चाहता था, लेकिन उसने सिर्फ कहा, उसे क्यों सहमत होना चाहिए। उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे आदर्श की स्वीकृति मिले और आदर्श उसे स्वीकार करेंगे। धन्यवाद मिस्टर राणा प्रताप, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। आदित्य जोशी राणा प्रताप को झुककर नमस्कार किया और फिर खुशी से चला गया। चूंकि आदर्श और कपूर परिवार के बीच संघर्ष है, आदित्य जोशी जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। इस बच्चे का भविष्य है, राणा प्रताप धीरे से बोले। दूसरी तरफ चेतना भी कपूर परिवार लौट आई। कपूर परिवार के अन्य लोगों से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन चेतना को इस बार भी दादा कपूर नहीं मिले। चाचा, दादाजी कहाँ हैं? मैं कई बार आ चुकी हूँ, दादाजी यहाँ क्यों नहीं हैं? चेतना ने कपूर परिवार के एक थोड़े मोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से भ्रमित होकर पूछा। थोड़े मोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का नाम सार्थक कपूर है। दादा कपूर के चौथे बेटे, कपूर परिवार के प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं और दादा कपूर के बहुत प्रिय हैं। ओह, तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे चाचा शहर से बाहर व्यवसाय के लिए गए हैं और उन्हें वापस आने में शायद कुछ दिन लगेंगे, सार्थक कपूर ने कहा। शहर से बाहर? चेतना थोड़ी निराश हुई।
वैसे चेतना ने देखा कि तुम्हें कुछ काम है, क्या बात है? सार्थक कपूर ने पूछा। ओह चाचा, मैं अभी अर्जुन कपूर से फिर मिली थी और मैं उसे अनुशासित करना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। चेतना ने शर्मिंदगी से कहा। वह कमीना अर्जुन कपूर फिर से? सार्थक कपूर का चेहरा काला पड़ गया। ऐसा करो चेतना, तुम साहिल कपूर को ढूंढो और उसे आगे आने और तुम्हें अपना गुस्सा निकालने में मदद करने के लिए कहो। वैसे साहिल कपूर को अर्जुन कपूर को कड़ी सजा देने दो और अर्जुन कपूर को रेड्डी परिवार की युवती से शादी करने के लिए वापस जाने दो। सार्थक कपूर बोले। साहिल कपूर सार्थक कपूर का सबसे बड़ा बेटा, कपूर परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे अच्छा है। कपूर परिवार के 10 से अधिक युवाओं में वह शीर्ष कुछ में शुमार होता है। साहिल कपूर लंबा और मजबूत है, लगभग 1.9 मीटर लंबा है और उसके पास अच्छे कौशल हैं। वह वर्तमान में मुंबई में एक भूमिगत बल के नेताओं में से एक है। उसके अधीन लगभग 100 छोटे भाई हैं और वह बहुत अच्छा कर रहा है। भाई साहिल कपूर को आगे आने दें। अपनी चौथी चाचा की बात सुनकर चेतना अचानक उत्साहित हो गई। तुम और साहिल कपूर, अर्जुन कपूर, छोटे जानवर की समस्या को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करो। जब तुम्हारे दादाजी कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे तो उन्हें एक आश्चर्य देना। सार्थक कपूर बोले। बेशक, उसका मुख्य उद्देश्य अपने बेटे को इस मामले में अपना चेहरा दिखाने और बूढ़े आदमी का सम्मान जीतने देना है। सार्थक कपूर को अपने बेटे के तरीकों पर पूरा भरोसा था। अपने बेटे की क्षमता के साथ अर्जुन कपूर को सबक सिखाना एक आयामी कमी का हमला होगा। ठीक है चौथे चाचा, मैं इसे याद रखूंगी। चेतना ने सिर हिलाया। अगर भाई साहिल कपूर सामने आए तो अर्जुन कपूर शायद डर से मूर्ख बन जाएगा। उसके बाद चेतना उत्साह से चली गई और अपने चचेरे भाई साहिल कपूर को खोजने गई। 20 मिनट बाद अर्जुन कपूर गंगा व्यू मंडप पहुंचे। आज अंबानी समूह के सबसे बड़े शेयरधारक अजय शर्मा ने अर्जुन कपूर को गंगा व्यू मंडप के एक निजी कमरे में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। जब अर्जुन कपूर पहुंचे तो अजय शर्मा और उनके विश्वासपात्र आदित्य जोशी, जो अब अंबानी समूह के अध्यक्ष हैं, पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। दोनों पक्ष एक दूसरे को जान गए और अजय शर्मा सीधे मुद्दे पर आ गए। मिस्टर कपूर, क्या आप जानते हैं कि आपने विक्रम सिंह को नाराज कर दिया है? विक्रम सिंह को नाराज कर दिया? अर्जुन कपूर ने अपनी भौहें उठाईं। वह वास्तव में यह नहीं जानता था। अजय शर्मा ने आदित्य जोशी को अर्जुन कपूर को पूरी कहानी बताने के लिए कहा। आज सुबह विक्रम सिंह मुझसे मिलने आए और मुझसे कहा कि वह आपके साथ मिलकर आपसे निपटना चाहते हैं मिस्टर कपूर। अजय शर्मा ने कहा। वह चाहते थे कि मैं उनके साथ मिलकर आपको कंपनी से बाहर निकाल दूं। सच में? मिस्टर शर्मा की क्या योजना है? अर्जुन कपूर ने वापस पूछा। अजय शर्मा अचानक मेरे पास आए और स्वेच्छा से मुझे इस मामले के बारे में बताया। उनका निश्चित रूप से कोई और इरादा था। हा, मिस्टर कपूर वास्तव में एक चतुर व्यक्ति हैं। अजय शर्मा हंसे। मेरे वास्तव में अन्य विचार हैं। विक्रम सिंह और मैं हमेशा से ही आपस में नहीं बनती है। विक्रम सिंह के साथ काम करने के बजाय मैं मिस्टर कपूर के साथ काम करना पसंद करूंगा। लेकिन आधी बात कहने के बाद अजय शर्मा अचानक रुक गए और अर्जुन कपूर को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। चैप्टर 30। लेकिन क्या? अर्जुन कपूर अपनी राय व्यक्त करने की जल्दी में नहीं थे। वह विक्रम सिंह उससे निपटना चाहता था और उसे कंपनी से बाहर निकालना चाहता था। अगर यह सच होता तो वह उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। अर्जुन कपूर दयालु व्यक्ति नहीं थे जो दूसरों द्वारा सताए जाएंगे। लेकिन अभी अजय शर्मा ने सिर्फ इतना कहा और अर्जुन कपूर अजय शर्मा के इरादे से पूरी तरह वाकिफ नहीं थे। तभी सिस्टम की आवाज आई। डिंग। अस्थायी कार्य जारी। विक्रम सिंह पर पलटवार करें, उसे अपनी ही दवा का स्वाद चखाएं। विक्रम सिंह को अंबानी समूह के निर्णय लेने के स्तर से बाहर निकालें और उसे अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने दें। कार्य इनाम शीर्ष वित्तीय प्रबंधन क्षमता। कार्य इनाम 53 अनुभव अंक। क्या? सिस्टम इनाम को देखकर अर्जुन कपूर बहुत खुश हुए। हे भगवान, सिस्टम वास्तव में उपयोगकर्ता के अनुकूल है। पहले मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा था क्योंकि मैं किसी भी कौशल चयन कार्ड में से केवल एक कौशल चुन सकता था और मैं शीर्ष वित्तीय प्रबंधन कौशल प्राप्त नहीं कर सका। उन्होंने अभी प्रार्थना की थी कि सिस्टम बाद में शीर्ष वित्तीय प्रबंधन कौशल दिखाएगा। अनपेक्षित रूप से आज सिस्टम ने शीर्ष वित्तीय प्रबंधन कौशल दिखाया जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। सिस्टम वास्तव में बहुत अच्छा है। अब अर्जुन कपूर के लिए विक्रम सिंह को जाने देना और भी असंभव है। लेकिन मुझे मिस्टर कपूर के विचारों और क्षमताओं के बारे में नहीं पता। अजय शर्मा बोले। बस मिस्टर कपूर को बताएं कि मेरे पास वर्तमान में अंबानी समूह के 22.5% शेयर हैं और विक्रम सिंह के पास 20.3% हैं, जो मुझसे ज़्यादा अलग नहीं है। और मैंने सुना है कि विक्रम सिंह उन छोटे शेयरधारकों के शेयर भी खरीद रहा है और वह मेरे समूह के सबसे बड़े शेयरधारक की स्थिति पर नज़र गड़ाए हुए है। मेरा मिस्टर कपूर से कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन मेरा विक्रम सिंह से संघर्ष है।
विक्रम सिंह को मिस्टर कपूर से निपटने में मदद करने के बजाय मैं मिस्टर कपूर के साथ मिलकर विक्रम सिंह को कंपनी से बाहर निकाल दूं। यह मेरी ईमानदारी साबित करने के लिए पर्याप्त है। सुनने के बाद अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और वह मोटे तौर पर समझ गए कि अजय शर्मा क्या करना चाहते हैं। बेशक मैं ऐसा करता हूं और इसकी शर्तें हैं। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर कपूर इस पर सहमत हो सकते हैं, अजय शर्मा ने कहा। अजय शर्मा ने ये कहा जो अर्जुन कपूर की अपेक्षाओं के भीतर था। अगर कोई शर्त नहीं होती तो दूसरे उसकी मदद क्यों करते? कहिए, अर्जुन कपूर बोले। मिस्टर कपूर और मैं मिलकर विक्रम सिंह को कंपनी से बाहर निकालने के बाद मैं विक्रम सिंह के सभी विश्वासपात्रों को भी निकाल दूंगा। उस समय विक्रम सिंह और उनके विश्वासपात्रों के पद कंपनी में खाली हो जाएंगे और मैं अपने लोगों को पदभार संभालने के लिए व्यवस्थित करूंगा। अजय शर्मा सीधे मुद्दे पर आ गए। विक्रम सिंह का विश्वासपात्र बनने के लिए आपको अंबानी समूह का एक वरिष्ठ कार्यकारी होना चाहिए। अजय शर्मा का इरादा इस अवसर का लाभ उठाकर इन सभी महत्वपूर्ण पदों को अपने विश्वासपात्रों में रखने का है ताकि अंबानी समूह को नियंत्रित करना आसान हो सके। उस समय मुझे उम्मीद है कि मिस्टर कपूर बोर्ड की बैठक में मेरा समर्थन कर सकते हैं। मैं सहमत हूं। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। अर्जुन कपूर खुद इन पदों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते थे। भले ही अजय शर्मा ने यह नहीं कहा होता, अर्जुन कपूर हस्तक्षेप नहीं करते। मिस्टर कपूर वास्तव में स्पष्टवादी हैं। अजय शर्मा बहुत खुश हुए और अर्जुन कपूर से हाथ मिलाने के लिए स्वेच्छा से खड़े हो गए। ठीक है, खुशी से सहयोग। अर्जुन कपूर भी खड़े हो गए। दोनों पक्षों में समझौता हो गया। भोजन समाप्त करने के बाद अर्जुन कपूर चले गए। रास्ते में अर्जुन कपूर ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए एक बैकअप योजना बनाने की योजना बनाई। इसके बारे में सोचते हुए अर्जुन कपूर ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और एक कॉल किया। दूसरी तरफ स्वाद रेस्टोरेंट के मालिक राजेश खन्ना ने अपने सामने बैठे दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों को उदास चेहरे से देखा। ये दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुष वे दो लोग थे जिन्हें उन्होंने कल गंगा व्यू मंडप में गड़बड़ करने के लिए भेजा था। कल कोई खबर नहीं थी और राजेश खन्ना ने सोचा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। नतीजतन जब उन्होंने पूछा तो पता चला कि ये दोनों लोग और उनके द्वारा भेजे गए अंगरक्षक गंगा व्यू मंडप के नए मालिक द्वारा पुलिस स्टेशन भेज दिए गए थे। उन्होंने अपने संबंधों का इस्तेमाल किया और आखिरकार इन लोगों को बाहर निकाला। तुम लोग क्या करते हो? तुम इतनी छोटी सी बात भी नहीं कर सकते? राजेश खन्ना ने गुस्से से कई बेकार अधीनस्थों से सवाल किया। बॉस राजेश खन्ना, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या आप नहीं जानते कि उस लड़के को बड़े बॉस राणा प्रताप से निमंत्रण पत्र मिला था और वह अभी भी उनके इलाके में है। यहाँ तक कि अगर हम कार्रवाई करते हैं तो भी हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कई अधीनस्थों ने बेबसी से जवाब दिया। राणा प्रताप से निमंत्रण पत्र? राजेश खन्ना थोड़े अधीर थे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? गंगा व्यू मंडप का नया बॉस राणा प्रताप की कृपा पाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये सच है? राजेश खन्ना ने सावधानी से पूछा। बेशक ये सच है, गंगा व्यू मंडप के लॉबी मैनेजर ने खुद कहा था। अधीनस्थ ने कहा। क्या गंगा व्यू मंडप के लॉबी मैनेजर ने ये कहा? राजेश खन्ना ने गहरा संदेह व्यक्त किया। क्या होगा अगर वे तुम्हें डराने के लिए राणा प्रताप के नाम का इस्तेमाल कर रहे हों? क्या तुमने राणा प्रताप के आदमियों को गंगा व्यू मंडप को निमंत्रण पत्र देते हुए देखा? राजेश खन्ना ने वापस पूछा। ऐसा नहीं है। अधीनस्थ ने अपना सिर हिला दिया। लानत है, तुम हारे हुए लोग दूसरों द्वारा मूर्ख बनाए गए। राजेश खन्ना गुस्से में थे और आगे बढ़कर इन हारे हुए लोगों को बुरी तरह लात मारी। उन्होंने अनुमान लगाया कि राणा प्रताप का निमंत्रण पत्र गंगा व्यू मंडप के नए बॉस का होना चाहिए। अपने अधीनस्थों को डराने के लिए उन्होंने अपने लॉबी मैनेजर से ऐसा कहने के लिए कहा। दूसरी पार्टी राणा प्रताप की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल दूसरों को धमकाने के लिए करना चाहती थी। जाहिर है इन हारे हुए लोगों को मूर्ख बना दिया गया। लेकिन बॉस, क्या होगा अगर यह सच हो? हम जुआ नहीं खेल सकते, अधीनस्थ ने जवाब दिया। राजेश खन्ना शांत हो गए। ये समझ में आता है। अगर यह सच होता, भले ही संभावना 10 में से केवल एक ही क्यों न हो, वे जुआ नहीं खेल सकते। आखिरकार अगर उन्होंने राणा प्रताप जैसे बड़े व्यक्ति को नाराज कर दिया तो वे खत्म हो जाएंगे। चलो मेरे लिए एक कार तैयार करो और फैंकियाओ विला डिस्ट्रिक्ट जाओ। राजेश खन्ना जोर से चिल्लाए। उनके पास एक समर्थक है जिसके कारण वह आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अब इस स्थिति का सामना करते हुए राजेश खन्ना के पास अपने समर्थक शेरगिल इंडस्ट्रियल ग्रुप के अध्यक्ष करण शेरगिल के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह एक बड़ा बॉस है जिसका दर्जा राणा प्रताप से कम नहीं है। ड्राइवर कार तैयार करने गया और राजेश खन्ना ने तिजोरी से एक ब्रोकेड बॉक्स निकाला। उनके चेहरे पर दर्दनाक भाव था। आपको दूसरों से खाली हाथ मदद नहीं मांगनी चाहिए। अगर उन्हें वास्तव में गंगा व्यू मंडप के नए बॉस और राणा प्रताप के बीच संबंधों पर जुआ खेलने की हिम्मत नहीं होती तो वह चेयरमैन करण शेरगिल से नहीं पूछते। जब तक उन्हें चेयरमैन करण शेरगिल का समर्थन मिलेगा वह राणा प्रताप से नहीं डरेंगे।
उस समय चेयरमैन करण शेरगिल राणा प्रताप को शामिल कर सकते हैं और उनके लिए गंगाव्यू मंडप के युवा बॉस से निपटना बहुत आसान होगा। कुछ मिनटों बाद राजेश खन्ना सीधे फैन कियाओ विला डिस्ट्रिक्ट गए। एक नया दिन आ गया। सुबह 9 बजे अर्जुन कपूर रवाना हुए और सीधे अंबानी समूह गए। दूसरी तरफ विक्रम सिंह, जो उत्साहित थे, पहले ही अंबानी समूह पहुंच चुके थे। आज वह दिन था जब वह अर्जुन कपूर को कंपनी से बाहर निकालेंगे और श्री संजय देशमुख की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। उन्होंने कल श्री संजय देशमुख से संपर्क किया था और श्री संजय देशमुख ने उनसे वादा किया था कि जब तक वह अर्जुन कपूर को सबक सिखा सकते हैं और अर्जुन कपूर को कंपनी से बाहर निकाल सकते हैं, तब तक वह अंबानी समूह के सबसे बड़े शेयरधारक बनने में उनकी मदद करेंगे। आज वह दिन था जब वह अर्जुन कपूर पर कदम रखेंगे और आसमान छुएंगे। जितना वह इसके बारे में सोचते थे, विक्रम सिंह उतने ही उत्साहित होते जाते थे और उनका शरीर कांपने लगता था। इस समय विक्रम सिंह के एक विश्वासपात्र अचानक आए और विक्रम सिंह के कान में कुछ फुसफुसाए। एक पल में विक्रम सिंह की अभिव्यक्ति ढीली पड़ गई।